अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। एक खूबसूरत सा नावल आप सब के लिए जिसका नाम है मोहब्बत एक पहेली, राइटर आसिया रईस खान। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। जब मोहब्बत के बादल बरसते हैं तो हम पोर पोर बारिश में शराबोर इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि मोहब्बत हमारे अंदर सरायत कर चुकी है, हमारी रग रग में समा चुकी है। हम इसकी हर अदा, हर नज़र, हर राह से वाकिफ़ हो चुके हैं। हमारे और मोहब्बत के दरमियान कोई पर्दा ही नहीं। यही मोहब्बत को जान लेने की खुशफहमी, मोहब्बत का इत्लेसम, ये सहर हमें ज़िंदगी में बड़ा ही ख्वार करता है। इसके ज़मीने दिल पर जब मीरा की मोहब्बत छमा छम बरसी थी तो वो भी खुशगुमान हो गया था कि इसने असरार मोहब्बत पा लिए, और इसी ज़ोम में इसने आमना से वो शर्त लगाई थी। मजाक में ही सही, इस वक्त वो बहुत पुरएतमाद था, लेकिन आज खुला था कि इस चार हरफी लफ्ज़ की गहराई और वुसअत से वो अब भी अनजान है। ये जितनी आसान है इतनी ही मुश्किल भी, जितनी सहल इतनी ही कठिन भी। ये रेशम के धागों की तरह खूबसूरत, मुलायम, नज़रों दिल को खीरा करने और ठंडक पहुँचाने वाली। मगर एक बार ये धागे उलझ जाएं तो फिर आप लाख कोशिश कर लें, ये उलझते ही जाते हैं। इसका इत्माद, आमना का यकीन, आमना के इकरार और इसकी खामोशी। इस लम्हे सब इसी रेशम की तरह उलझे हुए थे। इसने अपने बाजू के हल्के में सोई अपनी शरीक सफ़र को देखा, जो अपनी शिकस्त की नवीद सुनाकर इसके दिल को बेकरारियां सौंप कर खुद पुरसकून सो रही थी। बंद करो ये बकवास फिल्म। हाल में दाखिल होते ही इसकी नज़र टीवी पर चल रही कुछ कुछ होता है पर पड़ी थी। तुम्हें नहीं देखना है तो बाहर जाओ। उस्मान ने टीवी से नज़र हटाए बिना बेरुखी से मशवरा दिया। इससे पहले कितनी दफ़ा देख चुके हो। कमर पर हाथ रखकर बिल्कुल उस्मान के सामने खड़ी हो गई। अब तो याद भी नहीं है। उस्मान ने हाथ बढ़ाकर इसे अपने और टीवी के दरमियान से हटाया। वो गिरते गिरते बची थी। ये फिल्म नहीं, सिर्फ काजल को देख रहा है। टीवी स्क्रीन पर मरकूज नज़रों का जाविया बदले बिना निदा ने राय देने की फुर्सत निकाली। और तुम किसको देख रही हो? आमना निदा की तरफ मुड़ी। वो जो नन्ना सा प्यारा सा बच्चा है ना, इसमें मैं इसके लिए बैठी हूँ। निदा ने मुबालगे की हद करते हुए दोनों हथेलियों को ज़रा फासले पे करके नन्ना सा बताने की कोशिश की। ये फिल्म मैंने स्कूल के ज़माने में देखी थी। उस्मान ने अपना राज खोला। अल्लाह, तुमने स्कूल के अंदर ही फिल्में देखी हैं? जब तुम स्कूल जाते थे। हम तो ये हिम्मत कॉलेज में भी नहीं कर सके। निदा को उस्मान की हिम्मत पे रश्क और अपनी कम हिम्मती का अफसोस एक साथ हुआ था। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि शाहरुख को मोहब्बत किससे थी। आमना निदा के करीबी फर्श पर बैठ गई। काजुल से या रानी मुखर्जी से, दोनों से थी। सोफे में धंसे उस्मान ने जवाब दिया, नामुमकिन। मोहब्बत दो बार दो लोगों से हो ही नहीं सकती। बिल्कुल हो सकती है। तुम्हें हो गई दोबारा? पूरे उस्मान की तरफ घूम गई। अभी तक तो नहीं, मगर राइट पर्सन के मिलते ही हो जाएगी। अगर तुम्हें पहली मोहब्बत वाकई हुई थी और सच्ची थी तो दूसरी बार मोहब्बत कभी हो ही नहीं सकती। पहली मोहब्बत वाकई और सच्ची थी, इंशाल्लाह दूसरी भी ऐसी ही होगी। मैं नहीं मानती। जिस दिन तुम्हें होगी ना, उस दिन मान लेना। वो दिन कभी नहीं आएगा। आमना के लहजे का यकीन उस्मान को चैलेंज लगा था। लगा लो शर्त। वोट बैठा। ये क्या पागलपन है? इतनी देर से दोनों की जुगलबंदी सुन रही निदा बोली, तुम्हें दोबारा मोहब्बत होगी और तुम हार जाओगी, याद रखो। कुछ सालों में तुम्हें भी एहसास होगा मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। ओके डन, लगी शर्त। पागल हो गए तुम दोनों। निदा ने बारी बारी दोनों को देखा। मैं नहीं, इस मामले में सिर्फ आमना पागल है। वक्त बताएगा कौन होता है अपनी इकलौती मोहब्बत के पीछे पागल। आमना ने इकलौती पे जोर देकर कहा। वैसे हारने वाला करेगा क्या? इस्मान के कुछ कहने से पहले ही निदा ने नया नुक्ता उठाया। वो तब की तब देखी जाएगी। इस्मान दोबारा फिल्म की तरफ मुतवज्जा हो गया। कोई टाइम लिमिट है इस शर्त की? निदा ने अगला सवाल दागा। अगले 1 साल में देखना आमना को मोहब्बत हो जाएगी। उस्मान का लहजा पुर यकीन था। और देखना उस्मान को अगले। निदा ने दरमियान में ही आमना की बात काट दी। हाय, अभी आमना कह रही थी कभी भी दूसरी मोहब्बत नहीं हो सकती, और तुम कह रहे थे कि कभी भी हो सकती है। अब वक्त की कैद लगा रहे हो। फिल्म भूल कर पूरी तरह उनकी शर्त में उलझ गई थी। और तुम जो हम दोनों को पागल कह रही थी अब इतनी दिलचस्पी ले रही हो। आमना ने इसे डपटा। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे फिल्म देखने दो। उस्मान को पता था वो दोनों घंटों इस मौजू अपने फ़लसफ़े झाड़ेंगे। एक आखिरी बात तो बता दो, शाहरुख को काजुल से मोहब्बत कॉलेज के ज़माने से थी या समर कैंप में हुई थी? आमना सरासर इसे छेड़ रही थी। कॉलेज के ज़माने से थी, एहसास समर कैंप में हुआ था। निदा बीबी ने अपना तज्जिया पेश किया। फिर रानी मुखर्जी से क्या था? मेरा सर। उसने दांत पीसे। चलो तुम दोनों खाना लगाने में हेल्प करो मेरी।
सबा आपी ने हाल के दरवाजे से इन दोनों को आवाज़ लगाई। तुम दोनों की फिल्म के चक्कर में मैं भूल ही गई, इसी काम के लिए तुम्हें बुलाने आई थी। चलो। निदा खिलाफ तवक्को उठ गई, वरना शाहरुख की मूवी छोड़कर कोई और काम निदा कर ले मुश्किल ही था। अपनी शर्त याद रखना, वो जाते जाते दरवाजे से मुड़कर बोली थी। इस्मान मुस्कुरा दिया, इस बात से बेखबर कि तकदीर भी इसकी बेखबरी नादानी पर मुस्कुरा रही थी। मस्ती मजाक में लगी ये शर्त दोनों ही चंद दिनों में भूल गए थे। जहरा बेगम की 4 औलादें थी, 2 बेटे इफ्तिखार अहमद और मुख्तार अहमद। इफ्तिखार अहमद इस्मान और रागिया के वालिद थे, जबकि मुख्तार अहमद को शादी के 11 साल बाद औलाद की खुशी नसीब हुई थी। 13 साल अदनान तमाम कज़न्स में सबसे छोटा था। जहरा बेगम की दोनों छोटी बेटियां भी इसी शहर में रहती थीं और एक दूसरे की पड़ोसी थीं। सल्तनत की 2 बेटियां सबा और निदा थीं। सबा शादीशुदा और एक बेटे सदीम की माँ थी। सबसे छोटी बेटी सितवत के यहाँ एक बेटा असजद और एक बेटी आमना। असजद की शादी इसके चचाजाद अनम से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे थे, जोना और शहूद। निदा की मंगनी इसके फुप्पोजाद शेबान से हुए 3 साल हो चुके थे, मगर अभी तक शेबान से बड़े सफियान को कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी और फुप्पो की एक ही जिद थी कि दोनों बेटों की शादी एक साथ ही करनी है। अम्मा ने सबको बुलाया था और सारे बड़े घंटा भर से दरवाज़ा बंद किए उनके कमरे में खुफिया इजलास में मसरूफ़ थे। कुछ अंदाज़ा है किस सिलसिले में महफिल जमी है। निदा ने सबके जहनों में मचलते सवाल को ज़ुबान दी। वो तीनों किचन में चाय के साथ दीगर लवाजमात की तैयारियों में लगी थी। बंद कमरा, सब बड़ों के साथ मैरिड हजरात और ख़वातीन भी अंदर, मतलब साफ है ज़रूर किसी की शादी का चक्कर है। राइया जो किचन में इन दोनों को कौन सी चीज़ कहाँ रखी है सिर्फ ये बताकर काम में शामिल थी, उसने अंदाज़ा लगाया। किसकी शादी? आमना के कान खड़े हो गए। किसी की भी हो सकती है। आप, निदा अपी, उस्मान भाई। स्टॉल से उतरी, रुकें मैं पता लगा कर आती हूँ। किचन से बाहर भागी। तुम कब तक बचोगी? कहीं ना कहीं तो तुम्हें शादी करनी होगी। कब तक हर रिश्ते को ना करती रहोगी? आमना के चेहरे पर सोच के पड़ते साए देखकर निदा ने जो अटल है वो इसे बावर कराने की कोशिश की। मैं कहाँ शादी से इनकारी हूँ। वो चाकू से वनीला स्पंज केक के बराबर बराबर टुकड़े कर रही थी। किसी रिश्ते के लिए हाँ भी तो नहीं करती हो? निदा ने कढ़ाई में फ्राइज हिलाते हुए इसे देखा। मेरी एक ही शर्त है कि मुझे इसी शहर में रहना है, तुम सबके करीब। किसी दूसरे शहर में तुम सबसे दूर जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। इसने सलीके से केक के टुकड़े प्लेटों में जमाए। मैंने अम्मी से भी कह दिया, जहाँ सबकी मर्जी हो वहाँ हाँ कर दें, बस वही शहर के बाहर ना हो। और अगर इसी शहर में तुम्हारे लायक को बंदा मिला ही नहीं तो देखा जाएगा। तुम अभी ज़रा जल्दी हाथ चलाओ। निदा जो कमर पे हाथ रख के इसकी तरफ देख रही थी दोबारा फ्राइज की तरह मुड़ गई। अब वह इसे क्या बताती कि ये डर तो इसकी भी नींदें उड़ाए हुए था। चलें, महफिल बर्खास्त हो गई और सबको चाय की तलब हो रही है। तभी राइया वापस आई। कुछ पता चला? आमना ने बेसब्री से पूछा। बाहर आए, सब पता चल जाएगा। केक और चिप्स की प्लेटें उठाकर बाहर निकल गई। उफ़ो, दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी रफ्तार बढ़ाई। वो दोनों अभी किचन समेट ही रही थी, क्या नाम भाभी सबा आपी आ गई। उन्होंने बताया कि मामू जान ने अपने दोस्त के बेटे का प्रपोजल राइया के लिए दिया है और सबको पसंद भी आ गया। जब वो अम्मा के कमरे में पहुंची तो सब वहां से जा चुके थे। उस्मान जो कुछ देर पहले ही बाहर से आया था, अम्मा की अदालत में अपने एतराज़ात पेश कर रहा था। राइया तो अभी बच्ची है, ये निदा की शादी कर दें या फिर ये आमना का रिश्ता तय कर दें। वह अम्मा के पैरों के करीब फर्श पर बैठा था। इन दोनों के नज़र आते ही इसे इनकी शादियां भी याद आ गईं। वैसे भी राई इन दिनों से दोनों से छोटी है, इनको पहले निकाल लें, बूढ़ी हो रही हैं। हम बूढ़ी नहीं हो रही, तुम बुढ़े हो गए हो। निदा तिल मिलाई। ये नसीब की बातें हैं बेटा, आज राइया का नसीब जागा, कल आमना की बारी होगी। रही निदा तो पता नहीं किस हूर परी का इंतज़ार है सुफियान को। तो आंटी से कहें सुफियान को छोड़ें, शेबान को बुलाएं मस्कत से और इन दोनों की शादी कर दें। इसने निदा के दिल की बात करके इसे अपनी तरफ करना चाहा। राइया तो बहुत छोटी है, अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। निदा ने चुपके से दिल में दुआ की और आसमान को घूरा। अब इतनी छोटी भी नहीं है राइया जितना तुम वावेला कर रहे हो। हाँ, तुम तो चुप ही रहो। इतने दिनों के बाद किसी फंक्शन शादी ब्याह का जिक्र हो रहा है, ये नहीं कि खुशी बनाओ लगे एतराज़ करने। सबा आपी ने भी इसे लताड़ा। अम्मा आप तो समझें। इन सब से मायूस होकर फिर अम्मा की तरफ मुड़ा। घर में राई और अदनान की वजह से ही तो रौनक है, इसमें भी आप राइया को दूसरे घर रवाना कर देंगी तो घर तो कब्रिस्तान लगेगा। ये बदफाले तो मुंह से ना निकालो। अम्मा ने हौल कर इस्मान के शाने पर हाथ मारा। इसका एक हाल है। इतनी देर से सामे बनी राइया ने जुबान खोली, सारी नजरें इस पर ठहर गईं। फौरन इस्मान भाई की शादी कर दें।
साल 2 साल मेरी शादी का सोचना भी मत। बदमज़ा होकर पहली वाली पोजीशन में फिर अम्मा की जाने मुड़ गया। वाह, तो घर की रौनक के नाम पे मैं शादी ना करूं। बेसाख्ता ही राया की जुबान फिसली थी। अगले ही पल वो मुंह पे हाथ रख के बाहर भागी। सबके कह के भी राया के जुमले की तरह बेसाख्ता थे। लो, अभी अपने मुंह से खुद कह रही है। इसकी बेबाकी पर अम्मा के चेहरे पर हैरानी और आवाज़ में सदमा था। कुछ सबक लो इससे, इस्मान ने निदा और आमना को मुखातिब किया। तुम दोनों की भी खूब अपनी ज़ुबान से फरमाइश तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अरे अब तुम इन मासूम लड़कियों को तो मत बहकाओ। अभी सिर्फ बातचीत हो रही है, आजकल में शादी थोड़ी ना कर रहे हैं। लड़के की नई नई नौकरी है और इस दौर के लड़के तो मेरी समझ से पर हैं। नौकरी मिल जाने के बाद इन्हें साल 2 साल, तुम्हारे जैसों को तो पता नहीं कितने साल शादी नहीं करनी होती है। सबा आपी एहतशाम भाई आए हैं। अदनान ने अंदर झांक कर इत्तला दी और वहीं से पलट गया। इतनी जल्दी आ गए? सबा आपी के साथ अनम भाभी भी चली गई। मुझे भी ज़रा बाहर ले चलो, अम्मा ने उठते उस्मान से कहा तो वो इन्हें सहारा देकर बाहर ले गया। तुम किस मराकबे में हो, चलो। आमना ने कमरे में फैले सारे कप उठाकर ट्रे में रखते हुए निदा को आवाज़ दी। तुम्हें पता है, अम्मा ने उस्मान के लिए लड़की ढूंढ ली है। कौन? इस अचानक खबर पे हस्बे तवक्को चौंकी। तुम। निदा ने गोया इत्मीनान से धमाका किया। मैं? तुम्हें किसने कहा? अम्मा ने? नहीं, मगर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। तुम ना। आमना ने बुरी तरह इसे घूरा। टीवी सीरियल्स देखना कम नहीं, बंद ही करो तुम। ज़रा सब्र करो, जल्दी मेरी मुरीद हो जाओगी। निदा के पुर यकीन लहजे पे बुड़बुड़ाते बाहर निकल गई थी। लेकिन चंद दिनों बाद अम्मा ने यही बात इससे कही तो वो जितनी हैरान हुई, इतनी निदा के अंदाज़ों और कयासों की कायल भी हो गई। मेरी तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरे कुछ कहने से पहले हालात ऐसे हो गए थे कि ख्वाहिश मुझे अपने तक महदूद रखनी पड़ी। मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले नफीसा ने जिक्र छेड़ा था। इसे लगता है कि मजीद उस्मान की मर्जी पे मामला छोड़ा तो वो खुद से तो शायद कभी ना कहे। मैंने सितवत और जफ़र से बात कर ली है, वो दोनों भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं। वो खामोशी से सुन रही थी। वो दोनों कज़न थे, दोनों शादी के लायक। घर वालों का इन दोनों के लिए यूं सोचना फितरी था, बल्कि मिलने मिलाने जान पहचान वालों में तो अक्सर को यकीन था कि अंदर ही अंदर दोनों की निस्बत तय है। लेकिन ये पहली बार था ये ख्याल अम्मा की बात सुनने के बाद इसके कानों से होता हुआ इसके जहन दिल तक पहुंचा था। निदा की बात को इसने न दोबारा सोचा, न कोई अहमियत दी थी। वो एक बुरा तजर्बा था और एक बुरा ख्वाब जो गुजर गया। अम्मा ने इसके सर पर हाथ रखा तो अपनी हथेलियों से नज़र उठाकर इन्हें देखने लगी। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। पता नहीं, अचानक ये मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम आराम से सोचकर जवाब दो, मगर ज़्यादा वक्त मत लेना। आपने इस्मान से पूछा? कह तो रही हूँ, नफीसा सब तय करने के बाद इससे बात करेगी। आप उससे पूछें, अगर वो राज़ी है तो मेरी भी हाँ है। जीती रहो। अम्मा ने खुश होकर दुआ दी। इन्हें यकीन था इस्मान इनकार नहीं करेगा। कोई काम है अम्मा? वो शाज़ो नादिर यूँ इसे कमरे में बुलाती थी। हाँ, बहुत ज़रूरी। राया के मंगनी की तारीख तय हो गई। इसे लगा इसी सिलसिले में कोई काम होगा। बताएं, अभी किए देता हूँ। अम्मा इसकी बात पे मुस्कुराई। ऐसे खड़े खड़े करने वाला काम नहीं है। बैठो यहाँ। ताबेदारी से उनके बाजू में बैठ गया। अगर तुमने हम सबकी बात मान ली होती, आज हम तुम्हारे बच्चे खिला रहे होते। अम्मा की तमहीद पे इसने एक सर्द आह भरी। इसके इस अंदाज पे अम्मा ने इसे कड़ी नज़र से घूरा। ये ही, उन्होंने उंगली से इसकी तरफ इशारा किया, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम सब ने तुम्हारी शादी तय कर दी। बस तुम ये बता दो कि तुम्हें ऑफिस से छुट्टियां कब और कितनी मिलेंगी, ताकि हम इसके मुताबिक आगे की तैयारियां करें। वाह, वो ज़ोर से हंस दिया। आप तो अच्छा धमका लेती हैं। मजाक नहीं, मैं संजीदा हूँ। ओके, मैं ऑफिस में बात करने के बाद बताता हूँ आपको छुट्टियों के बारे में। हंसते हुए खड़ा हो गया। वैसे ही आपने सोचा ये किसी और का आइडिया था? इस घर में सारा घर शामिल है। इसकी बात पर सर हिलाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। लड़की का नाम नहीं पूछोगे? अम्मा के मुस्कुराहट चेहरे पर ही नहीं, आवाज़ और लहजे में भी थी। वो ठिठक के रुका। अम्मा की मायने खेज खामोशी पे से वो मुड़ना ही पड़ा। क्या नाम है? आमना जफ़र। वापस सोफे पे इनके पास आकर बैठ गया। अम्मा, आमना। सब तय हो गया। बड़ों के दरमियान हर कोई राज़ी और खुश है और जल्द से जल्द ये शादी निपटाना चाहते हैं। आप सब ने आमना से पूछा? ये मेरी तरह इसे भी सिर्फ इत्तला दी है? आमना से मैंने खुद पूछा है। फिर क्या? इसने क्या जवाब दिया? इसने कहा कि आसमान राज़ी है तो मेरी भी हाँ है। और आपने मेरी मर्ज़ी पूछी ही कहाँ? क्यों, तुम क्या इनकार करने वाले हो? अगर कर दूं तो? मुझे पता है तुम इनकार नहीं करोगे। इनके यकीन और इत्मीनान पे वो झुंझला गया।
ये ब्लैक मेल है सरासर। इसका लहजा शिकायती था। सच सच कहो, आमना के लिए इनकार की क्या वजह है तुम्हारे पास? इसने मोहब्बत की थी और बहुत बहुत टूट के की थी। इन दोनों का साथ बड़ा मुख्तसर था, मगर इस मुख्तसर वक्त की मोहब्बत से संभलने में इसे बहुत वक्त लगा था, और बहुत वक्त और दिक्कत भी। इसने बेशुमार रातें तड़पते रोते जाग जाग के गुजारी थी। इसे तब लगता था कि दर्द कभी ना कम होगा ना ख़त्म होगा, मगर वक्त वो मरहम है जो हर दर्द का इलाज कर देता है, हर जख्म को धुंधला देता है। अगर ये मुआलिज ना हो तो कितनी जिंदगियां ठहर जाएं, रुक जाएं। वो भी संभल गया था। वो पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ अपनी आइंदा ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीना चाहता था, और यही वजह थी अब तक शादी टालता आ रहा था, क्योंकि इसे अब भी कई शुबहात थे। वो इसकी ज़िंदगी में आने वाली के साथ 100% मुखलिस और ईमानदार रह पाएगा? कितना भी सोच लो, तुम्हें आमना के लिए इनकार की कोई वजह नहीं मिलेगी। इसकी पुरसोच खामोशी पे अम्मा ने कहा तो अपने ख्यालों से बाहर निकला। आप सब फैसला कर ही चुके हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जीते रहो। अम्मा ने इसकी बलाएं ले डाली। उस्मान आमना से बात करना चाह रहा था, मगर अगले दिन इसे हफ्ता भर के लिए बेंगलोर जाना पड़ा। वह एम फार्मेसी मुकम्मल करने के बाद एक कंपनी में जॉब करता था। जॉब के साथ इसने MBA भी मुकम्मल कर लिया था, जिसके बाद इसके प्रमोशन के साथ साथ इसके बैरून शहर और बैरून मुल्क दौरे भी शुरू हो गए थे। इसकी वापसी राइया की मंगनी वाले दिन हुई थी। वो पढ़ने के इरादे से बहुत देर से सीढ़ियों पर बैठी थी। तवज्जो हिस्ट्री के निसाब से भटक भटक कर निसाब मोहब्बत में उलझ रही थी। आमना, लगता है तुम्हें मोहब्बत हो गई। उस्मान ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो चौंकी थी। आमना ने सर उठाकर उस्मान को देखा। पल भर के लिए इसकी आंखों में हैरत उतरी। ज़रा आईने में अपना चेहरा देखना, ये जादू सिर्फ मोहब्बत ही कर सकती है। उस्मान ने इसके चेहरे के सामने उंगली दायरे की शक्ल में घुमाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आमना ने सर हिलाकर इसकी तायद की और अंदर दौड़ गई। नागवार बू का एहसास इसे माजी से हाल में ले आया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। इसने झटके से इस्त्री उठाई। नीचे अनारकली के दामन पर इस्त्री के तले बराबर का हिस्सा जल चुका था। इसकी चीख निकल गई। क्या हुआ? सब इसकी सिमत बढ़े। इसने स्टैंड से कपड़ा उठाकर जला हुआ हिस्सा सामने किया। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? हद करती हो तुम भी। इसे इस्त्री की ज़रूरत ही नहीं थी, प्रेस वाले को देना था ना, खुद करने की क्या ज़रूरत थी? आखिरी वक्त के लिए क्यों ये काम बचा के रखा था? अब क्या करूं ये बताओ। आमना ने बड़े ज़ब्त से पूछा कि इन सब की बातें जले पे नमक का काम कर रही थी। क्या पहनूं अब मैं? नया जोड़ा शहीद होने का दुख क्या कम था? इस पर अब क्या पहनूंगी फिक्र। कोई दूसरा ड्रेस नहीं है तुम्हारे पास? नया कुछ नहीं, ईद वाला ड्रेस मैंने निगार आंटी के यहाँ फंक्शन में पहनना था, और आज इस फंक्शन के सारे मेहमान हमारे यहाँ भी होंगे। ये इसका ईद वाला ड्रेस पहनने से साफ इनकार था। मेरी कोई साड़ी पहन लो, सबा आपी ने ऑफर दी। मुझे ना आपके ब्लाउज आएंगे ना आपके ड्रेस। निदा के कपड़े मुझे छोटे होंगे और भाभी के बड़े। रही राइया तो इसके कपड़े मेरे सर से नीचे ही नहीं उतरेंगे। इससे पहले कि बारी बारी सब ऑफर करते, पहले सबको रद्द कर दिया। फिर अब क्या पहनेंगे आप? ब्यूटिशियन से मेकअप करवाती राइया को भी तशवीश ने घेरा। भाभी, आमना ने अनम को मदद तलब पुकार लगाई। अनम भाभी का जहन पहले ही बड़ी तेज़ी से चल रहा था। इन्हें खूब अच्छी तरह अंदाज़ा था कि इस सिचुएशन में भी आमना बीबी इसका क्या हल सोच सकती है। जूते ज्वेलरी या हैंड बैग्स नहीं, बल्कि कपड़े इसकी कमज़ोरी थे। अब इन लोगों के आने में वक्त है। आप असजद भाई से कहें ना, तुम इस वक्त मार्केट जाओगी? सबा आपी ने सदीम की शर्ट के बटन बंद करते हुए हैरत से इसकी बात काटी। घर में खाला जान को पता चला तो सोच लो क्या हशर होगा तुम्हारा। किसी को पता नहीं चलेगा। भाभी आप भाई को देखें, वरना मैं निदा को लेकर जाती हूँ। इसने अपनी चादर और हैंड बैग की तलाश में नज़र दौड़ाई। क्या? मैं बिल्कुल नहीं आ रही तुम्हारे साथ। मेरी पूरी तैयारी बाकी है। वो अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में भागी। देखती हूँ। भाभी बाहर निकली। वाह आमना आपी, आप ही ऐसे वक्त में शॉपिंग का सोच सकती हैं। राइया से रहा नहीं गया। कोई ऐसा ड्रेस लेना जिस पे ये सब मैचिंग चल जाए। सबा आपी ने इसकी ज्वेलरी और सैंडल की तरफ इशारा किया। इसने इनकी तसल्ली के लिए सर हिला दिया। अल्लाह करे भाई फ्री हों और चलने को तैयार हो जाएं। जल्दी जाओ गेट के बाहर, और पहली दुकान में जो होगा इसी में से कुछ लेकर फ़ौरन वापस आओ। खबरदार जो तुमने दुकानें खंगाली। जियो भाभी। आमना ने इन्हें गले लगाकर शुक्रिया अदा किया और छुपती छुपाती गेट के बाहर आई, जहां उस्मान मुंतज़िर था। वो बेंगलोर से कल रात ही वापस आया था। उसने बाइक स्टार्ट की। कहाँ जाना है? भाभी ने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि किसी ज़रूरी काम से मार्केट जाना है। आमना ने इसे शहर के मशहूर बुटीक का नाम बताया। इस वक्त वहाँ से क्या लेना है? आमना ने दबे लहजे में से कुछ देर पहले वाला सानिया गोशो गुजार कर दिया। इस ड्रेस के अलावा भी और कपड़े हैं ना तुम्हारे पास?
तो तुम्हारे घर से वो ले आते हैं, अभी शॉपिंग का वक्त कहाँ है? नहीं है, वो जल्दी से बोली। मुबादा वो बाइक का रुख घर की सिमत ना मोड़ ले, मतलब नया ड्रेस नहीं है। आइंदा किसी की तैयारी करो तो एक से ज़्यादा कपड़े बनवाना, ताकि लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए ना दौड़ना पड़े। इस्मान ने मशवरा दिया। वो इसे क्या बताती, हर बार की तरह इसने इस बार भी एक से ज़्यादा की ही तैयारी की थी, मगर अम्मी ने जल्द मुतवक्की शादी की दुहाई देकर सब अपने कब्जे में कर लिए थे। अगली बार तुम्हारा मशवरा याद रखूंगी। अब क्या रो रही हो? आमना की लंबी खामोशी पर इस्मान ने छेड़ा। अगर इस वक्त तुम साथ ना चलते तो ज़रूर रो रही होती। बुटीक में इसे 2 स्टाइलिश से प्लाजो सूट पसंद आए थे, हल्का गुलाबी और सिल्वर ग्रे। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि कौन सा ले, ये फाइनल कर दें। इस्मान ने ग्रे सूट उठाकर सेल्समैन को थमाया। ये कलर शायद मुझ पर सूट ना हो। जो भी है, अब तो मैं इसका आदी होना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। फिर ठीक है, इसने गुलाबी सूट परे कर दिया। अरे वाह, तुम तो बड़ी फर्माबरदार हो। ज़्यादा खुश फहम ना हो, पहली बार है इसलिए मान रही हूँ। काउंटर पर आमना से पहले इस्मान ने पेमेंट कर दी, हमारी शादी तय होने की खुशी में, मेरी तरफ से। आमना के एतराज़ पर वो शरारत से मुस्कुराया। तो पहले कहते ना, ये तो मैंने अपने बजट के मुताबिक पसंद किया था। इसे अफसोस हुआ। बाहर निकलकर बाइक स्टार्ट करते हुए रुक कर वो इसकी तरफ पलटा। आमना, वो इसे पुकार कर ज़रा रुका था। तुमने शादी के लिए हाँ किसी प्रेशर में आकर तो नहीं की? नहीं। और तुमने? पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से हाँ की है। तुम तो सब जानती हो, मेरी वाहिद हमराज रही हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरा गुजरा कल कभी हमारे लिए मसला नहीं बनेगा। माजी तो मेरा भी है इस्मान, तुम्हें भी सब पता है। मैं तुमसे ना कोई वादा कर सकती हूँ, ना ही कोई यकीन थमा सकती हूँ। मेरे लिए दोबारा मोहब्बत नामुमकिन है। तुम्हारे माजी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रही मोहब्बत तो ऐसा तुम्हें लगता है। मेरा मानना कुछ और है। खुद बाइक पर बैठते हुए इसने आमना को भी बैठने का इशारा करते शरारत से डायलॉग झाड़ा। मुझे खुद पे इतना भरोसा तो है कि तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। ओहो, आमना ने ज़ुबान से तो हो ही कहा, मगर दिल में सोचा कि काश ऐसा ही हो। शादी के लिए भी कोई तारीख फाइनल नहीं की गई थी, लेकिन सब बकरीद के बाद शादी पर मुत्तफिक थे, जिसमें अभी तकरीबन 1 माह से ज़्यादा वक्त था। ख़वातीन की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। आज भी अम्मी और खाला को लेकर वो दोनों अम्मा की तरफ आई थी। यहाँ आकर मालूम हुआ कि उस्मान इन्हें अस्पताल लेकर गया। क्यों? सब खैरियत तो है? कई दिनों से अम्मा घबराहट और बेचैनी की शिकायत कर रही थी, लेकिन डॉक्टर के पास और अस्पताल जाने को तैयार नहीं थी। आज बस उनके ना के बावजूद उस्मान इन्हें लेकर सुबह से निकला है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। हाँ, अल्लाह करे सब ठीक ही हो। दोपहर के बाद उस्मान और अम्मा भी आ गए। कई सारे टेस्ट हो चुके थे और परसों का एंजियोग्राफी का अपॉइंटमेंट था। सभी फिक्रमंद हो गए। अम्मा ही सबको तसल्लियाँ दे रही थी। अस्पताल के मज़ीद चक्कर। एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर ने फ़ौरन एंजियोप्लास्टी तजवीज़ की थी। आज चूँकि रिपोर्ट्स मिलना थी, इसलिए सभी अम्मा की तरफ इकट्ठा थे। आमना मौसमी नज़ला ज़ुकाम की जद में थी, सो वो घर पर ही थी। अम्मा किसी तरह भी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी। सभी ने घेरे बैठे थे। दवा गोली से जो इलाज होता है वो सब करवाऊँ, लेकिन चीर फाड़ने वाले इलाज से दूर रखूँ मुझे। दवाइयों से मुमकिन होता तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही क्या थी। इतनी गुजर गई है, बाकी भी गुजर ही जाएगी। मौत बरहक है, ना ये ऑपरेशन इसे टाल सकता है, ना ही ऑपरेशन ना करना इसे वक्त से पहले ला सकता है। ये सब ठीक है अम्मा, मगर इलाज भी तो सुन्नत है, बड़े मामू बोले थे। हाँ, और डॉक्टर ने इलाज ऑपरेशन तजवीज़ किया है। घबराहट, बेचैनी और दर्द से राहत, कई दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। उस्मान सोफे से उठकर उनके कदमों में बैठ गया। तो तुम अपनी बचत करवाना चाहते हो? अम्मा भी मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल। इसने अम्मा की घुटनों पे अपने हाथ रखे। आप देखें सब कितने परेशान हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन, कुछ दिन हॉस्पिटल में क़याम और सब मुतमईन। ठीक है, जैसा तुम सब चाहते हो करो, मगर मेरी एक शर्त है। सबके चेहरे खिल उठे। आप हुक्म करें बस। पहले आमना और तुम्हारी शादी होगी, इसके बाद मेरा ऑपरेशन। इत्मीनान से कहते उन्होंने पोश्तगांव तकिए से टिका दी। शादी दरमियान में कहाँ से आ गई? आसमान की हैरत काबिले दी थी। बाकी सबके भी मुंह हैरत से खुले रह गए। ज़िंदगी का क्या भरोसा। इस चीर फाड़ से मुझे वैसे भी खौफ आता है। इनकी शादी मेरा देरीना ख्वाब है। मैं ये हसरत लेकर मरना नहीं चाहती। कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, मामूली सा प्रोसीजर है। बड़े मामू ने समझाना चाहा। हाँ अम्मा, फिर बकरीद के बाद तो है ही शादी। अम्मी भी माँ की इस अनोखी फरमाइश पर कम हैरान नहीं थी। यह ऑपरेशन हो जाए फिर खूब धूमधाम से करेंगे दोनों की शादी। छोटे मामू ने गोया लालच दिया। मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया। अब तुम सब तय करो, ऑपरेशन अभी करना है या ईद के बाद?
हर्जी क्या है अभी करने में, बड़ी मुमानी अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली। और वो सब अम्मा की फरमाइश से ज़्यादा उनकी बात पर चौंक गए। जल्द या बदेर शादी करनी है तो फिर अम्मा के कहे के मुताबिक अभी क्यों नहीं? अम्मी आप? उस्मान कुछ कह रहा था मगर इसे नज़रअंदाज करके वह आमना की अम्मी अब्बू की तरफ मुड़ी। घर की ही बात है, हमें तो सिर्फ आमना चाहिए, जहेज़ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। इस घर में आमना के आराम की हर चीज़ मौजूद है। सादगी से निकाह के बाद वलीमा का फंक्शन दोनों मिलकर कर लेंगे, मिल बांट कर तैयारियाँ भी हो जाएंगी। फिर 2-2.5 घंटे बहस मुबाहिसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता सबकी मुज़ाहिमत दम तोड़ गई। सबकी हाँ हाँ ना ना के बाद आखिर 2 दिन बाद जुम्मा को निकाह और स्नेचर के दिन वलीमा तय पाया। मोहब्बत हो गई है कैसे पता चलेगा? आमना बड़े ही हिमाक से असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी। वहीं उस्मान इस कदर मसरूफ़ था मानो आज ही इसके महदूद कलेक्शन की सारी किताबें रट डालेगा। वहाँ इतने शायरों की किताबें रखी हैं, पढ़ डालो, सब समझ आ जाएगा। अरे वही पढ़ पढ़ कर तो मैं कंफ्यूज हो गया। उस्मान ने उसके आगे फैले कागजात पर हाथ रखकर इसे मज़ीद कलम चलाने से रोका। तुम्हें कैसे पता चला था कि तुम्हें खिज़र से मोहब्बत हो गई? ये तो बड़ा पर्सनल सवाल है। आमना ने कलम रखकर उंगलियां चटकाईं। तुम भूल गए? ये तुमने ही मुझे बताया था। हाँ, और अब मैं ही परेशान हूँ। मोहब्बत ही वो वाहिद जज्बा है जो इस वसी कायनात में एक सा है, बेगर्ज, मुखलिस, शफाफ, बेरिया। ये कड़ी धूप में सर पर साइबान सा है तो खुन मौसमों में गर्म पनाहों सा और बारिशों में यह आपके दरीचे से नज़र आने वाला सबसे खूबसूरत मंजर होता है। ये सब तो ठीक है, मोहब्बत हो गई है, ये कैसे पता चलेगा? कोई इशारा, कोई हंट? बेख्तियार उस्मान के अंग अंग से झलक रही थी। पहले ये बताओ तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई इशारा और हिंट का तो मुझे नहीं पता। अच्छा तुम तो बताओ। ऐसे ही यार, ये पढ़ रहा था तो ख्याल आया। इसने हाथ में पकड़ी जावेद अख्तर की तरकिश इसके सामने की। तुम अपना तजर्बा बताओ, कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या कहोगी? मेरा तजर्बा? आमना ने रुक कर इसे बगौर देखा। वैसे मुझे शक है कि तुम मेरा तज्जिया जानना चाह रहे हो। मुझे लग रहा है तुम अपने लिए कुछ कन्फर्म करना चाहते हो। दरअसल मैं ज़बरदस्ती नहीं, जिस दिन तुम्हें लगे बताना चाहिए उस दिन शेयर करना। वह हाथ में पकड़ी किताब रखकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो अब? इसके अजीब रवैये पे आमना ने पीछे से आवाज़ लगाई। आंखें मूंदने इसने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया था। सालों तक वो इसकी वाहिद राजदार रही थी। इसकी शादी के लिए मुसलसल इनकार पर एक दिन निदा जासूसों की तरह सोच विचार के बाद अनदेखी कड़ियों से कड़ियाँ मिला रही थी। तब आमना ने इसे मीरा के मुतालिक बता दिया था। बंद ना खोलने के लिए वो गर्म पानी और विक्स की भाप ले रही थी। निदा जब कमरे में आई तो सामने रखे बड़े से प्याले का पानी ठंडा हो चुका था और आमना तौलिया हाथ में पकड़े गहरे ख्यालों में डूबी हुई थी। ये आजकल तुम बार बार मुराकबे में क्यों चली जाती हो? निदा ने इसके हाथ से तौलिया खींचा तो वो हाल में वापस आई। हाँ, क्या हुआ वहाँ? सब ठीक? मुबारक हो। निदा ने इसको उठाकर घुमाया। अम्मा की रिपोर्ट अच्छी है। आमना के सवाल में खुशी बेयकीनी दोनों थे। नहीं तो मुबारकबाद किस बात की दे रही हो? हटो परे। जुम्मा को निकाह और अगले दिन वलीमा, इसकी मुबारकबाद दे रही हूँ। किसका निकाह, किसका वलीमा? बंद नाक से पहली परेशान थी इस पर निदा की पहेलियाँ। तुम्हारा और इस्मान का। रुमाल से सुर्ख होती नाक रगड़ता इसका हाथ वहीं थम गया। तभी अम्मी और भाभी अंदर आईं। 2 दिन की मेहमान है मेरी बेटी। अम्मी ने सूं सूं करती आमना को गले लगाया। इस्मान को दामाद के रूप में देखना इनकी देरीना और सीक्रेट ख्वाहिश थी। निदा इसे अभी कॉर्नर वाले क्लिनिक ले जाओ, 3-4 दिन से घरेलू टोटके ही आजमा रही है। भाभी ने निदा को काम से लगाया। सो सो करती दुल्हन क्या अच्छी लगेगी भला? हो क्या रहा है? इसने बारी बारी तीनों को देखा। निदा ने फास्ट फॉरवर्ड में इसे सारा माजरा सुना दिया। तो ऑपरेशन कब है? कल इस्मान डॉक्टर से मिलकर अपॉइंटमेंट लेगा। मैं भी अम्मा से बात करती हूँ। भाभी और अम्मी दोनों को डॉक्टर के पास जाने की हदायत दे के कमरे से निकली तो इसने फ़ोन उठाया। और ऐसे वक्त में जब पता हो कि इस्मान घर पर है, इसी के सेल पर कॉल करके अम्मा से बात करनी थी। वरना फिर रायब ये मुमानी के सेल पर कॉल लॉग में सर्च करते हुए इसने इस्मान का नंबर नज़रअंदाज करके राया का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से इस्मान की आवाज़ सुनकर उसने अपने हेलो को रोकने के लिए लब भींचे। हेलो आमना, तुम ही हो ना? अम्मा को देना ज़रा फ़ोन। पहले मुझसे तो बात कर लो। इसकी आवाज़ इसके खुशगवार मूड का पता दे रही थी। मुबारक हो, हमारी शादी है जुम्मा को। मुबारकबाद देकर वो हंस दिया। तुम्हें भी मुबारक। इसकी हंसी ने आमना को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। इन्हें देखो। निदा आमना के पास आई। 2 दिन रुक जाओ, ऐसी भी क्या बेसब्री? फ़ोन के करीब चेहरा करके वो चिल्लाई। शहबान और तुम्हारे इतना सब्र हमारे पास नहीं। इस्मान का जवाब आमना ने लफ्ज़ बा लफ्ज़ निदा तक पहुंचा दिया। तुम दोनों तो बड़ी छुपे रुस्तम निकले। वो इसे जल्द बाहर आने का इशारा करते हुए चली गई।
रिश्तेदारों और अजीज़ों अकारब को फ़ोन पे दावतें दे दी गई थी। आमना का ददियाल भी मुख्तसर ही था। एक चाचा फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम थे। उनका आना तो मुमकिन नहीं था। फुप्पो करीबी शहर में ही रहती थी। वो जुमेरात की सुबह पहुंचने वाली थी। अगले दिन इन सबको अपनी शॉपिंग निपटानी थी। ओफ़ो निदा, तुम्हें सब पिंक के ही शेड्स ना पसंद आ रहे हैं? अभी तुमने 2 सूट इसी कलर में तो लिए हैं। सबा अपी ने इसके हाथ से गुलाबी रेडीमेड सूट लेकर एक तरफ किया। फिर ये ग्रीन कैसा रहेगा? निदा अपी, ग्रीन कलर मुझे लेना है, इसलिए आप इस पर नज़र न डालें, कोई और कलर देखें। राया ने निदा के हाथ से पकड़ा सूट लेकर वापस रखा और आमना का सबर जवाब दे गया। लेडीज़, आप मेरी यानी दुल्हन की शॉपिंग के लिए आई हैं और मेरे लिए अभी तक एक अदद दुपट्टा तक नहीं लिया आपने। वो इसलिए कि आप हस्तियाँ ख़ास हैं और हमने आपके लिए स्टाइलिस्ट का इंतज़ाम किया है जो आपको शॉपिंग करवाएगा। लो आ गया। भाभी ने इसके शाने के ऊपर से बाहर देखते हुए कहा तो इसने मुड़ के देखा। बाहर वो अपनी बाइक खड़ी कर रहा था। यहाँ इसका क्या काम? इसने सच में सर पकड़ लिया। तुम्हारी शादी की शॉपिंग हम इस्मान की जेब से करेंगे। निदा ने इन चारों का मंसूबा बताया। इसे क्या हुआ? वो अंदर आया तो आमना पर नज़र पड़ते ही पूछा। आमना नहीं चाहती कि हम तुम्हारी पसंद से शॉपिंग करें। सबा आपी ने इसे मज़ीद छेड़ा। अच्छा? इस्मान ने मुंह फुलाए बैठी आमना को देखा। उठो। आमना इसे देखने लगी। उठो तो सही। उस्मान ने इसे इशारा किया। आप लोग आराम से अपनी शॉपिंग करें, शाम में घर पर मिलते हैं। दरवाजे की तरफ जाते इसने आमना से कहा, चलो। आमना को जैसे ही याद आया वो एक दिल जलाने वाली मुस्कान इन सब की तरफ उछाल कर इस्मान के पीछे दौड़ी। वो चारों आंखें फाड़े मुंह खोले देखती रह गई। शाम में वो दोनों अपनी शॉपिंग करके घर लौटे थे। इस्मान को पहली बार पता चला कि आमना को कपड़ों का किस कदर शौक़ है और इसके बाद इसकी दिलचस्पी जूतों और सैंडल्स में थी। और आमना ने जाना था कि इस्मान की हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं। यार ये शादी तो बहुत थका देने वाला काम है। अंदर आते इस्मान बेड के किनारे बैठकर जूते निकालते हुए बोला। जूते उतार कर इसने अपना रुख घूंघट में छुपी आमना की तरफ किया। तुम इस तरह क्यों बैठी हो? ताकि तुम मेरा घूंघट उठाकर मुझे रोनमाई दे सको। ओहो, वो ज़रूरी है क्या? मैं तो भूल ही गया। इसने जैसे अचानक याद आने पर पेशानी पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, तुम अभी जाकर ले आओ, मैं ऐसे ही वेट करती हूँ तुम्हारा। घूंघट के अंदर ही सर उठाकर आमना ने इसे देखा। इस्मान ने मुस्कुराते इसके चेहरे पर पड़ा दुपट्टा उठाकर इसके सर पे रखा। माशाल्लाह, तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो। आमना जो इसे ही देख रही थी गर्दन झुका गई। पार्लर वालों की मेहनत बेकार नहीं गई। आमना ने झट सर उठाकर इसे घूरा। कोई पार्लर वालों की मेहनत नहीं, ये सबा आपी का कमाल है। और सब ने ही कहा मैं अच्छी लग रही हूँ। वो नाराज़ सी सर झुकाकर मेहंदी से सजी अपनी हथेलियाँ देखने लगी। वाकई अच्छी लग रही हो। रिश्ता बदला है तो नज़र भी बदल गई है। इस्मान की आवाज़ बहुत धीमी और पुरसोच थी। इस्मान, कितनी देर तक जब इसकी नज़रों का जाविया ना बदला तो आमना ने सरगोशी में टोका। वो अपने ख्याल से बाहर आया। सारे हकूक़ अपने नाम लिखवाने के बाद ये जसारत कर रहा हूँ यार, तुम रोक नहीं सकती। इस्मान ने इसकी मेहंदी से सजी हथेलियाँ अपने हाथों में ली। शादी मुबारक हो। आमना ने सर उठाकर इसे देखा। तुम्हें भी मुबारक। वो दोनों एक साथ हंस पड़े। तुम्हारी रोनमाई। इस्मान ने शेरवानी की जेब से लंबा सा बॉक्स निकाला। मुझे एक पल के लिए लगा तुम सच में भूल गए। इस्मान ने बॉक्स खोलकर सिल्वर चेन निकाल ली जिसमें छोटा सा हार्ट शेप पेंडेंट झूल रहा था, जिसके एक कोने में नंदा सा डायमंड भी चमक रहा था। इस्मान, ये डायमंड है। उसने चैन का लॉक खोलते हुए हुंकारा भरा। इस्मान, ये इतना महंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस इंकशाफ पे सच में शशदर थी। उसने इशारे से इसे पहनाने की इजाज़त तलब की। ज़रा सा आगे होकर आमना ने गर्दन झुकाई। इसके गले में चैन डालकर वो अंदाजे से पीछे लाक बंद करने की कोशिश में थोड़ा आगे खिसका और आमना का सर इसके शाने से जा लगा। आमना की धड़कनों की रफ्तार 70 फी मिनट से बढ़कर दुगनी हो गई थी। तुम्हें पसंद तो आया ना? पीछे होकर इस्मान ने पूछा। बहुत खूबसूरत है। इसने उंगलियों से पकड़कर उसे सामने किया। इसका चेहरा सुर्ख था और पलकों की लर्जिश इस्मान से छुपी नहीं थी। आमना। इस्मान ने एक हाथ से इसका हाथ थामा, दूसरे हाथ से इसका चेहरा थाम कर ऊँचा किया। आज से हम। अचानक ही बाहर कोई बड़ी बेदर्दी से दरवाज़ा पीट रहा था। इस वक्त दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। भाई, इस्मान भाई। राया दरवाज़ा पीटने के साथ इसे पुकार भी रही थी। वो छलांग लगा कर दरवाजे तक पहुंचा। अम्मा, भाई इनकी तबीयत बिगड़ रही है। आंसुओं के दरमियान वो बमुश्किल बोल पा रही थी। इस्मान अम्मा के कमरे की तरफ दौड़ा। उसके पीछे अपना लहंगा संभालती आमना और रोती राया। आप कितनी मनसूबा बंदी कर लें, होने को नहीं टाल सकते। अम्मा को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें आईसीयू में एडमिट कर लिया। इनकी हालत तशवीशनाक बताई थी।
شادی کے تھکے ماندے لوگ کچھ اسپتال میں، باقی گھر میں دعاؤں میں لگ گئے، اور سب کی دعاؤں کا اثر تھا کہ صبح 7 بجے کے قریب ڈاکٹر نے اماں کے سٹیبل ہونے کی خبر دی۔ تب اسپتال سے سب نے زبردستی عثمان کو گھر روانہ کیا، جو اب تک شیروانی میں ہی گھوم رہا تھا۔ آمنہ تم بھی جا کر ذرا آرام کر لو، چھوٹی مومانی نے روئی روئی تھکی تھکی آمنہ سے کہا۔ ہم اماں کو دیکھنے کب جائیں گے؟ ابھی تو وہ ICCU میں ہیں، جہاں کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں۔ بڑی مومانی اس کے پاس ہیں۔ بیٹا معاف کرنا، تمہارا پہلا ہی دن۔ مومانی، وہ سراپا احتجاج بند کر بولی، آپ اس طرح شرمندہ تو نہ کریں۔ آپ کی بہو بڑی سمجھدار ہے بھابھی۔ چھوٹی مومانی نے ماحول کی سوگواریت دور کرنا چاہیے۔ وہ تو ہے۔ بڑی مومانی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور یہ میری نہیں، تمہاری ہی بہو ہے۔ عثمان کے ساتھ اسجد بھائی بھی آئے تھے، اور انہوں نے عثمان کو کمرے میں دھکا دے کر اسے سونے کی تاکید کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اماں کیسی ہیں؟ تو ملے ان سے؟ ملا تو کوئی نہیں، ڈاکٹر سے ہی بات ہو رہی ہے بس۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ رات میں اسے دلہن کے روپ میں چھوڑ کر گیا تھا، اور اب اس کے سامنے سادہ سے حلیے میں روئی اداس سی آمنہ کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ سوری آمنہ، تمہیں ہی سب۔ عثمان، تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ اس نے خفا ہو کر اس کی بات کاٹی۔ اس کی ناراضگی محسوس کر کے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ واش روم میں چلا گیا۔ بیڈ پر رات کی آرائش اسی طرح موجود تھی، مگر پھولوں اور پتیوں کے تازگی دم توڑ چکی تھی۔ آمنہ نے سارے پھول پتے سمیٹے، سب ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد کچھ سوچ کر سوٹ کیس کھول کر اپنا نیا دوپٹہ نکالا، اور سب اس میں بھر کر لپیٹ کر الماری کے نچلے خانے میں ڈال دیا۔ وہ الماری بند کر رہی تھی، تب عثمان بھی نہا کر واش روم سے باہر نکلا۔ سوئی نہیں ابھی تک تم؟ وہ اپنا تکیہ درست کر کے لیٹتے ہوئے اس نے آمنہ کو دیکھا۔ ہاں، بس سو ہی رہی ہوں۔ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ چند منٹوں میں دونوں گہری نیند سو چکے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر پہلے ظہر کی نماز پڑھی۔ باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو یاد آیا کہ اسجد بھائی باہر سے لاک کر کے گئے ہیں۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، لیکن وہ دروازہ بجا کر یا آواز دے کر عثمان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں شاذ و نادر ہی آتی تھی، اور اب وہ سارے کمرے کا تفصیلی جائزہ لے چکی تھی۔ اس کو سب یاد ہو گیا، کہاں کون سی چیز رکھی ہے۔ پھر وہ سوٹ کیس اور بیگز میں بھرا اپنا سامان الماری میں جمانے میں جت گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ الماری کے پٹ بند کر رہی تھی، تب عثمان اٹھا۔ تم نے جگایا کیوں نہیں مجھے؟ وقت دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ ڈاکٹر آپریشن کی ٹائمنگ بتانے والا تھا۔ واش روم سے وضو کر کے باہر آیا تو وہ ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے جائے نماز بچھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ دروازہ باہر سے بند ہے، اور اب بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بے وقوف لڑکی۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر رائیہ کو کال ملائی۔ دروازہ باہر سے لا کے کھولو آ کر۔ فون واپس رکھ کر اس نے آمنہ کو دیکھا۔ یہ کام تو تم بھی کر سکتی تھیں، یوں ہی کب سے بھوکی پیاسی بیٹھی رہیں۔ ہاں، مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا، اس نے تعجب سے کہا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، بالکل آسان سا حل ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ باہر سے دروازہ کھول کر ندا اندر آئی تھی۔ سارا ہی خاندان جمع تھا۔ ولیمہ کی دعوتیں فون کر کر کے کینسل کی گئی تھیں۔ جو قریبی لوگ موجود تھے، اماں کی بیماری کا سن کر جو آ رہے تھے، انہی کی ولیمہ کی نیت سے دعوت کر دی گئی۔ اگلے دن اماں کا آپریشن بھی ہو گیا اور کامیاب رہا تھا۔ وہ بھی ان سے جا کر مل آئی تھی۔ آپریشن کے بعد ہفتہ بھر وہ اسپتال میں تھی، اور آج اماں گھر آ گئی تھیں۔ ان کا جشن صحت منانے کے لیے بڑی مومانی نے سب کو کھانے پر بلا رکھا تھا۔ آپ آج صحیح معنوں میں سب شادی کی خوشی بھی منا رہے تھے۔ یہ ندا کی نظر اس کے گلے میں جھولتی چین پر آج پڑی تھی۔ ڈائمنڈ ہے، عثمان نے دیا ہے۔ اس کا تحیر دیکھ کر آمنہ مسکرائی۔ میرے خدایا، عثمان کو اتنی پرانی بات یاد ہے؟ کون سی بات؟ اے لو، تم بھول گئیں؟ اور دیکھ لو، عثمان کو یاد رہا۔ کیا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ تم نے انم بھابھی کی رونمائی دیکھ کر کیا کہا تھا؟ یادداشت کی کسی کونے سے نکل کر وہ منظر چھم سے اس کے سامنے آ گیا۔ انم بھابھی کو ملی انگوٹھی دیکھتے ہوئے کسی نے سب سے اس کی من پسند رونمائی پوچھی تھی۔ بھابھی کی چھوٹی بہن کو بریسلیٹ چاہیے تھا۔ ندا کو انگوٹھی پسند تھی، لیکن ہر انگلی کے لیے ایک۔ کسی کو اس زمانے میں بھی پازیب کی خواہش تھی تو کسی کو کنگن۔ کوئی بھی جیولری ہو، بس ڈائمنڈ ہونا چاہیے اس میں۔ سب سے آخر میں آمنہ نے اپنی خواہش بیان کی تھی۔ عثمان کے کہے پر وہ سب چونک گئی تھیں۔ باتوں میں مگن وہ سب اس کی موجودگی فراموش کر بیٹھی تھی۔ جو وہاں کھڑکی کا ٹوٹا لاک درست کر رہا تھا۔ سب کو تو شاید مل بھی جائے، مگر آمنہ کا ڈائمنڈ۔ نکلو تم یہاں سے۔ بھابھی نے سسرال میں پہلی بار روب استعمال کر کے اسے باہر نکالا تھا۔ ان سے ذرا فاصلے پر احتشام بھائی اسجد بھائی کے ساتھ بیٹھے عثمان نے اسی وقت اس کی طرف دیکھا۔
ताज़ा बताज़ा इंकशाफ का असर साफ इसके चेहरे पर बिखरा था। क्या हुआ? आमना ने चैन को पकड़कर ऊंचा किया। थैंक यू। बेआवाज़ इसके लब हिले थे। इसके गले में चैन पहनाते हुए आसमान को अंदाज़ा हो गया था कि वो अपनी कही बात भूल चुकी है। आज इन दोनों की मुश्तरका सहेली की शादी थी। हम लोग जाते तुम दोनों को ड्रॉप कर देंगे। शादी के बाद वो पहला फंक्शन अटेंड करने जा रही थी और इस हिसाब से निदा और आया ने इसको खूब दिल लगा के तैयार किया था। नई दुल्हन को इस बारे में बोलने की इजाज़त नहीं होती कहकर इसकी एक ना सुनी गई थी। अचानक ही 8 बजे के बाद बेमौसम बारिश शुरू हो गई। 10 बजे आमना ने फ़ोन करके किसी को लेने आने के लिए कहा। इस्मान इन दोनों को लेने आ पहुंचा था। हाल से कार तक आते हुए दोनों काफ़ी भीग चुकी थी। निदा का क़याम भी आज इधर ही था। घर पहुंचे ही थे कि आमना को लगातार 3-4 छींकें आईं और बड़ी मुमानी ने इसे फ़ौरन कपड़े बदलने कमरे में भेज दिया, वरना वो सबके साथ कॉफ़ी पीने के मूड में थी। इस्मान कॉफ़ी से माजरत करके कमरे में आया तो बेड के किनारे पर टिकी हाथों से अपनी एड़ियाँ दबा रही थी। वो ब्लैक हील्स ही पहनती थी, पेंसिल हील की से आदत नहीं थी। ये निदा ने दिया है। इस्मान ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके क्लच इसकी तरफ बढ़ाया। इसके हाथ से क्लच लेकर आमना ड्रेसिंग टेबल तक आई। कैसी रही शादी? बहुत अच्छी। तुम्हें पता है? पुरजोश से इसकी तरफ मुड़ी। रोशन और आसिफ की लव मैरिज है। दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे। पूरे 5 साल लगे इन्हें मनाने में इन दोनों को। इस्मान ने सिर्फ पर इक्तफ़ा किया। इसकी सारी तवज्जो आमना में उलझी थी। सियाह और सुर्ख इम्तजाज की साड़ी, चूड़ियों से भरी कलाइयाँ, कानों में चमकते छोटे छोटे आवेज़े, बालों में महकते गजरे जिनकी महक सारे कमरे में फैली थी। बारिश के कतरे अब भी इसके सरापे में मौजूद थे। पिछले चंद दिनों में इसके साथ पहली बार और नए होने वाले हादसों में ये एक और इजाफा था। वो चूड़ियाँ उतार कर दराज में डालकर सीधी हुई तो आईने में नज़र आते इस्मान के अक्स को देखकर ठिठक गई। बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था। अंदर सब तितर बितर होने लगा। सीने में चल रहे पुर्जे की रफ्तार फिर दोगुनी तिगनी होने लगी थी। इसने भीगती हथेलियों को नज़रअंदाज करके बालों में से गजरे निकालने के लिए हाथ पीछे किए, जिसे आसमान ने दरमियान में ही थाम लिया। आमना ने अपने हाथ नीचे कर लिया। उसने आहिस्ता से पिनें निकाली और गजरे ड्रेसिंग टेबल पर उछाल दिए। वो आईना में आमना को ही देख रहा था। जज्बों की शिद्दत और नज़रों की हिद्दत का असर था कि आमना की पलकें इस कदर भारी हो गईं कि उठ नहीं रही थी। इस्मान ने शानों से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। आमना ने आंखें बंद कर लीं। फिर अपनी नम और सर्द पेशानी पे इसने इस्मान के लब महसूस किए। आमना की आंख खुली तो नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े गजरों पे गई। इसने बहुत आहिस्तगी से करवट बदली और इस्मान की नींद ना टूटे, मगर पलटी तो इस्मान ना बिस्तर पर था ना ही कमरे में। इसने घड़ी पे निगाह डाली जो 11 बजा रही थी। या अल्लाह, वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। इतनी देर तक तो कभी भी नहीं सोई थी, कम अज़ कम ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं। बाल कैचर में कैद करते हुए बाहर निकली तो किचन से आती आवाज़ें सुनकर उधर ही आ गई, जहाँ मुमानी नाश्ता बना रही थी और इस्मान नाश्ता कर रहा था। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? इसे देखते ही बड़ी मुमानी ने पूछा। तबीयत? वह हवन्नक सी इन्हें देखने लगी। हाँ, इस्मान ने बताया तुम्हें रात में बुखार आ गया था, अभी तो नहीं है बुखार। आमना ने आंखें फाड़ कर उसे घूरा। इसने बेबसी के इजहार में शाने उचका दिए। कुछ नहीं मुमानी, बस ऐसे ही। मुमानी ने इसे देखा तो वो जो मिनमिना रही थी जल्दी से बोली, अभी बिल्कुल ठीक हूँ। सारी रात परेशान किया, अब कह रही है ऐसे ही? इस्मान ने धीरे से कहा। आमना ने टेबल पर रखा गिलास इसे दे मारा, जिसे उसने सहूलत से कैच कर लिया था। वो तो अच्छा था मुमानी रोटी पलटने के लिए पलट चुकी थी। तुम भी ऑफिस क्यों जा रहे हो? देर हो गई तो छुट्टी कर लो। छुट्टियों के बाद आज उसका ऑफिस का पहला दिन था। ज़रूरी काम है अम्मी, वरना तो आज छुट्टी करनी थी। इसने आमना को आंख मारी। तभी निदा और राहिया अंदर आई। क्या हो रहा है भाई? निदा ने खुशगवार मूड वाले इस्मान और बिगड़े मूड वाली आमना को बारी बारी देखा। आमना से पूछो। इस्मान को बाज ना आते देखकर इसने वहाँ से खिसकना मुनासिब समझा। तुम कहाँ चली? नाश्ता तो कर लो। इसे जाते देखकर मुमानी ने कहा। मैंने भी ब्रश भी नहीं किया मुमानी, आती हूँ। आमना को रात में बुखार आ गया था। मुमानी ने राहिया और निदा को इत्तला दी। अच्छा, भीग भी तो गई थी, मैं देखती हूँ। निदा जो पूरी तरह कुर्सी पर बैठी भी नहीं थी खड़ी हो गई। तुम बैठो। इस्मान ने इसे रोका। हल्का फीवर था, भी बिल्कुल ठीक है वो। शुक्र था दोबारा बैठ गई थी। वो नाश्ते के बाद ऑफिस बैग लेने कमरे में आए तो आमना जैसे इसी का इंतज़ार कर रही थी। झूठ क्यों कहा तुमने? मैं तैयार होकर बाहर निकला तो अम्मा ने तुम्हारा पूछा। मैंने कहा सो रही हो। तो पूछने लगी कि सब खैरियत तो है? तुम इतनी देर तक तो सोती नहीं हो। और ये कि कल तुम भीग भी गई थी। अब तुम बताओ मैं क्या कहता? इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ यही आया।
میں نے کہا تم نے میڈیسن لی تھی اسی لیے ابھی تک سو رہی ہو۔ آمنہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ عثمان نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے تمہارے خیال میں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ چوٹی میں بینڈ لگا کر وہ پلٹی۔ عثمان جانے کے بجائے اس کے سامنے آ گیا۔ تھینک یو آمنہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب یہ تھینک یو کس لیے؟ تمہارے ہونے کے لیے۔ اس گھر میں، میری زندگی میں ایک تمہارے ہونے سے ہی سب بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں، ماحول ہی بدلا ہے۔ تم کو جلدی نہیں کر رہے تھینک یو کہنے میں؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کیا پتہ کچھ دنوں بعد میں اپنی اصلی رنگ میں واپس آ جاؤں۔ آمنہ نے ڈرامائی انداز میں اسے ڈرایا۔ تمہارے اصلی نقلی سارے رنگ پتہ ہے مجھے۔ جھک کر اس نے ایک گستاخی کی۔ یہ آج کا تھینک یو؟ اس نے سرخ ہوتی آمنہ کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں رہ گئی آمنہ؟ بہت بھوک لگی ہے، اب آ بھی جاؤ۔ ندا باہر سے چلاتے ہوئے آ رہی تھی۔ اماں کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ رائیہ کی پڑھائی کا بہت حرج ہوا تھا، سو وہ اس کی بھرپائی میں لگی ہوئی تھی۔ آخری سال میں اسے سپلی نہیں لینی تھی۔ گھر میں سب سے بڑی بزی لائف عدنان کی تھی، جس کی ذہانت غیر معمولی تھی۔ اور بڑے ماموں کالج میں اکنامکس کے لیکچرار تھے اور چھوٹے ماموں ریلوے میں ملازم تھے۔ عثمان کا جاب ایسا تھا کہ وہ مہینے کے 15 دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ وہ بھی نئے گھر اور نئی طرز زندگی میں سیٹ ہو گئی تھی۔ سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر تھے۔ عثمان شہر سے باہر تھا۔ بچیں گھر کی خواتین تو اماں اور دونوں ممانیاں کیلولا فرما رہی تھیں۔ اسے عادت نہیں تھی دوپہر میں سونے کی، سو وہ پوچھ میں بچھی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی، جہاں اکثر سب شام کی چائے ایک ساتھ پیتے تھے۔ وہ 2 بار ہال کے سامنے سے گزری، مگر ٹی وی دیکھتا عثمان ذرا بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ اسے شک ہوا کہ اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر ہیں، ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ وہ کبھی مسکراتا تو کبھی کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ جب تیسری دفعہ ہال کے سامنے سے گزر رہی تھی تو وہ باقاعدہ ہنس رہا تھا۔ وہ اپنا کام بھول کے اندر آ گئی۔ آمنہ، لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی عثمان نے اعلان کیا۔ اتنی دیر سے تمہیں دیکھ کر مجھے بھی خلل دماغ کا ہی شبہ ہو رہا تھا۔ اس کا نام میرا ہے، غیر مسلم ہے۔ اس کی آنکھیں ابل ہی پڑیں۔ میرا مطلب امیر، سرداروں کا سردار۔ کہاں ملی تھی تمہیں؟ کالج میں؟ اوہ اچھا، جونیئر ہے، یک طرفہ معاملہ تو نہیں نا؟ وہ بھی رک رک کے چل رہی ہے ابھی۔ عثمان نے بڑے جذب سے شعر پڑھا تھا۔ یک طرفہ معاملہ نہیں، اس کا مجھے یقین ہے۔ یعنی تم اس سے اظہار محبت کر چکے؟ ابھی تک تو نہیں۔ اس معاملے میں تم میری سینئر ہو، تم بتاؤ کر دوں؟ یہ تو تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ویسے اگر تمہیں یقین ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی تو بتانے کی کیا ضرورت؟ وہ بھی جانی گئی ہوگی شاید۔ پھر بھی میں اسے خود اپنی فیلنگز بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ لو۔ آمنہ نے کافی ٹیبل سے فون اٹھا کے اس کی طرف بڑھایا۔ ایسے نہیں یار، روبرو کہنا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک حسین سا تصور انجوائے کیا۔ تو انتظار کس کا ہے؟ اٹھو، جا کر کہہ آؤ۔ وہ سچ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ یوں تو وہ ہمیشہ سے زندہ دل اور خوش باش تھا، مگر ان دنوں اس کے رنگ ڈھنگ ہی کچھ اور تھے۔ آمنہ کا کالج کا پہلا سال، سو دونوں ہی اپنی تعلیمی مصروفیات میں مشغول تھے۔ ایک دن وہ اماں کو لے کر آیا تو اس کا اترا چہرہ دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بس پڑھائی کی ٹینشن ہے۔ اس نے انگلیاں بالوں میں چلا کر بنے بنائے بال پھر سنوارے۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ صاف کہو کہ نہیں بتانا۔ اس نے ناراضگی سے گھورا۔ چند پل اس کی ناراض نظریں برداشت کرنے کے بعد جیسے ہار گیا۔ دادی کی بیماری کی خبر آنے پر میرا فیملی کے ساتھ اپنے آبائی وطن الہ آباد گئی ہے۔ اس نے ایک ہفتے کا کہا تھا، مگر آج پورے 3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں۔ لو، اتنی سی بات، فون کر لو اسے۔ تم نہیں سمجھو گی تو سمجھاؤ مجھے۔ اس کا خاندان بہت دقیانوسی ہے۔ اس کے والدین کی سوچ اتنی تبدیل صرف ہوئی ہے کہ وہ بیٹیوں کو کالج میں تعلیم دلوا رہے ہیں۔ اس کے جانے سے پہلے میں نے کہا بھی کہ میں اپنے امی ابو سے بات کر کے انہیں بھیج دیتا ہوں، مگر اس نے روک دیا۔ پہلے وہ خود اپنے گھر میں بات کر کے انہیں راضی کر لے، پھر میں کچھ کروں۔ اس نے وہاں فون کرنے سے بھی منع کر دیا۔ پھر بھی میں کئی دنوں سے اس کا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں، جو بند آ رہا ہے۔ اس کی دوستوں کو بھی کچھ پتہ نہیں۔ میں اس کے گھر کا چکر بھی لگا کر آیا، وہاں تالا لگا ہے۔ وہ بہت الجھا اور نروس لگ رہا تھا۔ میری چھٹی حص مجھے کوئی اچھے سگنل نہیں دے رہی آمنہ۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے یہاں خاندان کے باہر شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اور آمنہ نے سوچا جب یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو پھر دوسرے بندے کو امتحان میں کیوں ڈالنا۔ اچھی امید اور اچھے گمان رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی دادی زیادہ سیریس ہو گئی ہوں، یا پھر خدا نہ خواستہ چل ہی بسی ہوں۔ اللہ کرے ایسا ہی کچھ ہوا ہو۔ بے مروتی مگر ایمانداری سے بولا تھا۔ لیکن پھر جلدی ثابت ہو گیا کہ عثمان کی چھٹی اس کے سگنل درست تھے۔ وہ اس کے کال بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا، نہ وہ خود ہی کچھ بتا رہا تھا۔ وہ جاننے چلی آئی تھی۔
दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई। इस्मान आंखों पर हाथ रखे लेटा था। इसे देखकर उठ बैठा। आमना ने इस कदर बेतरतीब इस्मान पहली बार देखा था। उलझे बिखरे बाल, सुर्ख आंखें और न जाने कितने दिनों से इसने शेव भी नहीं की थी। इस्मान, आमना ने दोबारा इसे पुकारा। उसने अपनी जलती नम सुर्ख आंखें उठाकर इसे देखा। उसकी शादी हो गई आमना? तो मिले इससे या इसकी कॉल आई? बेताबी से बैठ के किनारे पर आकर बैठ गई। काश काश आमना वो मिल लेती, कॉल ही कर लेती, या बस एक मैसेज। इसने बालों में उंगलियां फंसाई। मैं किसी काम से एडमिन ऑफिस गया तो वहाँ मीरा पहले से मौजूद थी। मैं इससे बात करता इससे पहले इसने मेरे बढ़ते कदम रोकने के लिए वहाँ बैठी क्लर्क से इसके साथ खड़े बंदे का तारुफ करवाया। ये मेरे हस्बैंड है। क्लर्क के इस्तफसार पर इस बंदे ने जवाब दिया कि वो फर्स्ट कज़न्स हैं और उनकी दादी की बीमारी और ख्वाहिश की वजह से बहुत कम वक्त में इनकी शादी हो गई और शादी के बाद से दादी भी सेहतयाब हो गई। आमना को देखकर मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट ऐसी थी कि तसल्ली के सारे अल्फाज इसके अंदर ही दम तोड़ गए। और मीरा, इसने तुमसे बात भी नहीं की? वो अब भी बेयकीन थी। जिस तबाही में आप बराबर के हिस्सेदार हो वहाँ जवाबदेही तो बनती है। वो बेड पर ढह गया। वही तो आमना। इसने रुक कर जैसे वो मंजर याद किया। इसने निकलते हुए पलट कर मुझे देखा था और वो नज़र नहीं थी। मेरे कदमों और ज़ुबान पर बांधी गई जंजीरें थीं। इसने अपने सीने पर हाथ रखा। मुझे नहीं लगता वो निगाहें कभी यहाँ से निकल पाएंगी। उसे करार नहीं था। वो फिर उठ बैठा। इसको मुझसे बात करना चाहिए थी। वो कुछ तो कहती। इसने बहुत कोशिश की घर वालों को मनाने की। वो खुश है, समझौता कर चुकी है। मैं इसको भूल जाऊँ, वो भी मुझे भूल जाएगी या भूल गई। झूठ सच कुछ भी, जो भी ऐसे मौक़ा पर लोग कहते हैं, मगर इसने आखिर में कोई दिलासा, तसल्ली या फ़रेब, धोखा नहीं दिया, बल्कि एक ज़ख्मी नज़र मुझ पर डाली। बस इसी अनायत के काबिल समझा इसने। तुम एक बार मिल तो लो इससे। वो चली गई वापस उसी दिन। माइग्रेशन करवा लिया इसने। इसकी दोस्तों तक को इसका नया नंबर और इलाहाबाद का एड्रेस पता नहीं है। संभालो ख़ुद को इस्मान, सब्र करो। मुनासिब और मौजूद अल्फाज भी कभी कभी किसी कदर खाली और नामुनासिब से लगते हैं। मुझे सब नामुमकिन लगता है बामना, सब्र, सुकून और खुशी। ऐसा नहीं है। तुम एक दूसरे का नसीब नहीं हो तो एक दूसरे की बिना ही सब्र, सुकून और खुशी भी हासिल करोगे इंशाल्लाह। पता नहीं आमना क्या करूं मैं। वो कुर्सी पर गिर सा गया था। गेट के सामने ऑटो रिक्शा रुका तो इसके ख्यालों का तसलसल टूटा। ऑटो से उतरते इस्मान को देखकर वो खुशगवार हैरत में घिर गई। इस दोपहर के वक्त यहाँ क्यों बैठी हो? तुम इस वक्त कैसे? आमना ने इसका सवाल नज़रअंदाज किया। रात में ही तुमसे टेक्स्ट किया ना कि आज नहीं आओगे। मैं तो सरप्राइज़ के चक्कर में चला आया, मगर यहाँ तो अच्छा सरप्राइज़ है। इसने मुस्कुराते इस्मान का बाजू थामा। चलो बाकियों को भी सरप्राइज़ करते हैं। वो इसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ी। इस्मान की नानी अम्मी आई थी, जो अपनी सेहत की वजह से शादी में शरीक नहीं हो पाई थी। वह अम्मा के बालों में तेल लगा रही थी। इसकी महारत से चलते हाथ और अम्मा पर तारी होती गनूदगी देखकर वो भी इसके आगे तेल की मालिश करवाने बैठ गई। ये इस्मान की नौकरी मेरी समझ से बाहर है। सारी दुनिया सुबह काम पे निकलती है और शाम में घर वापस आती है। ये दिनों घर से गायब रहने वाली कैसी नौकरी है? अम्मी, मार्केटिंग का फील्ड ही ऐसा है, मोमानी ने कहा, जो इन्हें खाक समझ आया। हम तो थक गए कह कह कर। अम्मा भी इसकी नौकरी से नाला रहती थी। तुम कहो इसे। उन्होंने इसके सर में उंगलियां चलाती आमना से कहा। दादी और माँ की नहीं सुनता है, मगर तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा। अब तो इसी से उम्मीद है। मुमानी की बात पे इसने दिल में सोचा, मुझे तो इससे कोई मसला नहीं है। और नफीसा, जब तुम्हें घर की लड़की ब्याह कर लानी थी तो इतने सालों क्यों रुकी रही? चलो खैर, हर बात का वक्त होता है। इस्मान की शादी इसी वक्त होनी थी। अम्मा ने तकिए पर सर रखा। तभी भागती और गिरती पड़ती निदा अंदर आई। सुफियान भाई को लड़की पसंद आ गई। फूलती सांसों के साथ बमुश्किल बोली थी। एक इमरजेंसी शादी के चंद माह बाद ही फिर शादी की तैयारियां होने लगीं। इस बार वो सब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। शहबान शादी से एक हफ़्ता पहले आने वाला था ताकि बाद में इसे ज़्यादा वक्त मिले। इसे निदा को साथ लेकर जाना था। वो दोनों तकरीबन रोज़ ही बाज़ारों के चक्कर लगा रही थी। आज इतना ही बस, मैं थक गई हूँ। वो दोनों चारों हाथों में शॉपर्स थामे बाहर निकली तो आमना ने आज की शॉपिंग ख़त्म का ऐलान किया। हाँ, घर चलते हैं अब, मगर पहले थोड़ी पेट पूजा कर लें। उसने सामने रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया। एक तरह से अच्छा था, तुम दोनों ने सब एक दिन में ही समेट लिया। पिज़्ज़ा और कोक ऑर्डर करने के बाद निदा ने कहा, यहाँ इतना वक्त है तो रोज़ एक नई चीज़ याद आ जाती है। अगर वक्त होता भी तो मैं तुम्हारी तरह रोज़ बाज़ार की खाक नहीं छानती। तुम्हें थोड़ी ना मेरी तरह परदेश जाना है। परदेश जा रही हूँ, जंगल में नहीं, वहाँ सब मिलता है। वहाँ मैं अकेली, फिर वक्त कहाँ मिलेगा मुझे? इसके बोदे से बहाने पर आमना ने कड़ी नज़रों से इसे घूरा।
यहाँ अपने माँ बाप के पैसे लुटाने से अच्छा होगा तुम वहाँ जाकर शहबान की जेब काटो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस अब सोच लो, समझो ये आखिरी राउंड है बाजार का। मुश्किल है। कुछ देर सोचने के बाद मरी हुई आवाज़ में बोली तो आमना को हंसी आ गई। तभी उनका आर्डर आ गया, वैसे आमना, सोचूं तो बड़ा अजीब लगता है, सालों तक कभी कोई जिक्र नहीं हुआ तुम दोनों की शादी का। फिर बात हुई नहीं कि हालात ऐसे हो गए कि फ़ौरन शादी भी हो गई। और अब तुम दोनों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि मीरा कभी आसमान की ज़िंदगी में आई थी या किसी खिज़र का तुम्हारी ज़िंदगी से गुज़र हुआ है। हाँ, ये बात तो है। निदा की बात ने इसे सोच का नया सिरा थमा दिया था। क्या वो वाकई ऐसी जी रही है, गोया खिज़र कभी इसकी ज़िंदगी में आया ही नहीं था। खिज़र ने इसे कहीं देखा था और बकौल खिज़र वो पहली नज़र में इस पे मर मिटा था। वो एक ही मोहल्ले में रहते थे। खिज़र की बहन आमना के साथ जूनियर कॉलेज में पढ़ती थी। फिर क्या था, खिज़र ने बहन के पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। कॉलेज आने जाने की सहूलत और आमना से मुलाकात की इन महदूद सातों में इसने आमना का दिल जीतने की सरतोड़ कोशिशें की। इसकी कोशिशों से मुतासिर होने और दिल के बेईमान होने के बावजूद आमना ने इसकी पजीराई नहीं की थी। फिर अचानक एक दिन खिज़र की अम्मी इसके लिए उसका प्रपोज़ल लेकर आ गई। जाहिर है 17 साल की आमना का रिश्ता तय करने भला किसने तैयार होना था, मगर इन्हें तो हाँ करवानी थी। 4 घर छोड़कर उनका घर था, सो वो हर दूसरे रोज़ आ जाती। खिज़र की पसंद और चाहत को उन्होंने राज नहीं रखा था। फिर वही पुरानी मसल सही साबित हुई कि पत्थर पर मुसलसल पानी गिरता रहे तो इसमें भी शगाफ पड़ ही जाते हैं। पुराने मोहल्लेदार और शरीफ लोग थे, बड़े इसरार और चाहत से उनकी बेटी का हाथ मांग रहे थे। धीरे धीरे सभी राज़ी हो गए। यूँ जूनियर कॉलेज में इसकी मंगनी हो गई। खिज़र ने इसे देखा, पसंद किया, चाहा और पा लिया। बड़ी मुकम्मल कहानी थी। इसकी लव स्टोरी कॉलेज में और ख़ानदान में हिट हो गई। सहेलियों की रश्क भरी बातें और हसरत भरी आहें इन दिनों इसे इतराने पर मजबूर कर दिया करती थी। खिज़र लफ्ज़ों का बना था, इसे जादूगरी के सारे हुनर आते थे, दिलबरी के सब अंदाज अजबर थे। कॉलेज की चंद मिनटों की मुलाकातें, फ़ोन कॉल्स, वो इसके कानों में सौर फूंकता रहता। जल्दी वो इसके फुसों में गिरफ्तार होती चली गई। ग्रेजुएशन के बाद खिज़र MBA के लिए मुंबई चला गया। मोहब्बत के जोश, चाहतों की आग और दिल की बेकरारियों के लिए गोया आमना की मौजूदगी शर्त थी। फासला 4 घर से बढ़कर 4 शहरों का हुआ और खिज़र के जज्बों पर बर्फ़बारी शुरू हो गई। या फिर इसके जज्बे किसी और की मौजूदगी से मशरूत हो गए थे, वो यह आज तक समझ नहीं पाई थी। राब्ते कम से कम होते हुए बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो नादान इसकी तालीमी मसरूफ़ियत को इसकी वजह मानकर मुतमईन भी हो गई। इसके गुमान में भी नहीं था कि ये तमहीद है, एक इशारा कि वह रास्ता बदल चुका है, इसे अपनी तरजीहात से निकाल चुका है। इसे तो इस वक्त भी यकीन नहीं आ रहा था जब खिज़र की अम्मी इसकी उंगली से अंगूठी उतार कर मंगनी ख़त्म का ऐलान किया था। इसे अर्श पर बिठाने वाले ही ज़मीन पर पटक कर गए थे। खिज़र की अम्मी इकलौते बेटे की ज़िद और धमकियों के आगे बेबस होकर इसका रिश्ता लेकर आई थी। अब कोई मजबूरी नहीं रही थी, उनकी ज़ुबान पर अब कोई बंद नहीं थे। सो वो मोहल्ले के हर घर को मुतला कर आई थी कि किस तरह उनका बेटा फंसा था और अब इसे अक्ल सलीम आ गई है। आमना का सिर्फ दिल ही नहीं टूटा था, वो अपना इत्मीनान और यकीन खो चुकी थी। कच्ची उम्र की बड़ी पक्की चाहत थी इसकी जो इस अंजाम को पहुंची थी। खाली दिल, खाली आंखें, किसी भी जज्बे से आरी वजूद, अंदर बाहर सब कुछ साकित था। अपनी तरफ से हर कोशिश करने और नाकाम होने के बाद काउंसलिंग और थेरेपिस्ट की मदद ली गई थी उसके लिए। सब आमना के लिए फ़िक्रमंद थे। वो अपने कमरे से निकलती थी, न किसी से बात करती थी। इसी दौरान शहर के दूसरे सिरे पर सल्तनत के बगल वाले हमसाए अपना मकान फ़रोख्त करके दूसरे शहर मुंतकिल हो रहे थे। सबके मशवरे से सितवत और अजहर ने इस मोहल्ले का मकान फ़रोख्त करके वो ख़रीद लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। घर और ख़ानदान वालों की सपोर्ट से इसे वापस ज़िंदगी की तरफ ले आई। ऐसे हालात में अमूमन गैरों से ज़्यादा अपने ख़ानदान वालों की बातें और ताने लड़कियों की ज़िंदगी अबतर बना देते हैं। मगर इस मामले में आमना खुश नसीब थी कि घर वाले ही नहीं, ख़ानदान के सभी लोग ज़िंदगी की तरफ वापसी के सफ़र में इसके साथ थे। अपना फ़ाइनल ईयर मुकम्मल करने के बाद आमना की खातिर निदा ने भी 1 साल का ड्रॉप ले लिया। आमना के फ़ाइनल ईयर के बाद दोनों ने साथ में MA किया। बाजू में खड़ा इस्मान इसके अपनी तरफ मुतवज्जा होने का इंतज़ार कर रहा था, मगर वो हनूस किसी गहरे ख्याल में डूबी थी। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, इसके सामने हाथ लहराते हुए गुनगुनाया तो वो चौंकी। फिर खज्जल सी हो गई। क्या हुआ? अम्मी कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हैं, कहाँ खोई थी? इतना भी मत सोचा करो मुझे। अच्छा, मैंने सुना ही नहीं। वो चाय बनाने आई थी, चूल्हे पर पानी पक पक कर आधा रह गया था। इसने चूल्हा बंद किया और हाथ में पकड़ा डब्बा स्लेब पर रखा।
इनकी बात सुन लूँ फिर चाय बनाती हूँ। इस्मान ने इसका हाथ पकड़कर रोका। तुम सोच क्या रही थी? आज निदा की मेहंदी है ना, वही सोच रही थी। हाँ, हमारी शादी में सब फंक्शन नहीं हुए थे। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। साड़ी पहनो, अच्छी लगती है। साड़ी अच्छी लगती है, मैं नहीं। आमना ने हाथ छुड़ाया। मैं ड्रेस पहन रही हूँ। गुस्सा वो जाने लगी। इस्मान ने सामने आकर इसका रास्ता रोका। हाँ, इसने बाजू से निकलना चाहा तो उसने कमर में हाथ डालकर इसे करीब किया। साड़ी जब तुम पहनती हो तो अच्छी लगती है। तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती हो। मज़ीद करीब हुआ। इस्मान, आमना ने इसके सीने पे हाथ रख के इसे रोका। कोई आ जाएगा। आमना, अंदर से बड़ी मुमानी की आवाज़ आई। चलो साथ चलते हैं। उसने इसकी कमर से हाथ हटाकर हाथ इसके शाने पर रखा। वो इसे छेड़ने के मूड में था। पीछे से राइया खनकारी। इस्मान झट शाने से हाथ हटाकर दूर हुआ। कब से कह रहा हूँ कि अम्मी बुला रही हैं। इसकी बात पर राइया ने इसे ऐसे घोरा जैसे कह रही हो। रहने दें, मुझे सब पता है। अम्मी ये पूछ रही हैं कि हमारे साथ अभी चल रही हैं या भाई के साथ बाद में आएंगी। इस्मान को नज़रअंदाज करके इसने आमना से पूछा। सब साथ में ही जाएंगे ना? मेरा क्या काम है खालिस लेडीज़ वाले फंक्शन में? तो क्या आप शामिल ही नहीं होंगे? आना तो होगा तुमको भी, सभी होंगे वहाँ। असजद भाई, एहतशाम भाई, अब्बू, मामू, तुम सब लोग जाओ अभी, मैं शाम में आता हूँ। तैयारी करते हुए इसे पता चला कि वह साड़ी के साथ वाली सैंडल्स लाना भूल गई है। इसने फ़ौरन इस्मान को फ़ोन लगाया। तुम निकले तो नहीं ना अभी? नहीं, बस रेडी हो रहा हूँ। शुक्र है, मैं सैंडल लाना भूल गई, प्लीज़ ले आओ। अब अलमारी के लास्ट खाने में बॉक्स रखे हैं, इसी में सिल्वर सैंडल्स। सिल्वर शूज़ भी हैं, मगर शूज़ नहीं, सैंडल्स लाना है। जो हुक्म मेम साहब। और कुछ? जल्दी आओ। इसकी तैयारी मुकम्मल हो गई। सब जाने के लिए तैयार थे, मगर इस्मान का कोई पता नहीं था। इसने कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि उसका फ़ोन आ गया। पहुँचे नहीं तुम अभी तक? तुम इन सैंडल्स के बिना काम नहीं चला सकती। क्यों, क्या हुआ? मिली नहीं? बस ज़रा तबीयत ठीक नहीं लग रही, सोच रहा हूँ वहाँ ना आकर ज़रा आराम कर लूँ। क्या हुआ? ठीक तो थे तुम, यह अचानक? अच्छा नहीं लग रहा है, सर दर्द है और शायद बुखार भी। मेडिसिन लेकर आराम करता हूँ, मैं आ जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम आओगी तो सब परेशान होंगे। किसी से कुछ मत कहना अभी। मेरा भी क्या मन लगेगा अब यहाँ, मैं आ जाती हूँ। आमना, अगर ज़रूरी होता मैं ख़ुद तुम्हें आने का कहता। निदा का फंक्शन, वहाँ तुम्हारी मौजूदगी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, तुम दवा लेकर आराम करो, मैं फ़ंक्शन के बाद आती हूँ। वो मान गई। सैंडल्स का क्या करोगी अब? निदा और मेरे पैर का साइज़ एक है, इसके जहेज़ के सामान से निकाल लूँगी। इसकी गैर मौजूदगी किसी से छुपी हुई नहीं रही थी। आमना ने यही बताया कि इसका सर दर्द कर रहा है और कल निकाह के दिन ज़्यादा काम होता है, इसलिए आज उसे आराम करने दिया जाए। अम्मा और बड़ी मुमानी ने इसे फंक्शन के बाद घर जाने की हदायत की थी। असजद भाई इसे बाहर से छोड़कर चले गए। वो गेट को ताला लगाकर अंदर आई तो इसके बेडरूम की लाइट्स बंद नज़र आ रही थी। दरवाज़ा न लॉक किया आसमान ने, इसने सोचा। दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो वो खुला था। बेसाख्ता ही 2 कदम आगे बढ़ी। खुशबू, फूल, ख्वाबनाक सी सुनहरी रोशनी। इस्मान ने बड़ी मेहनत की थी। कैसा लगा सरप्राइज़? पीछे से इसके शाने थाम कर उसने कान में सरगोशी की। ऐसा खूबसूरत सर दर्द और बुखार पहली बार देखा है। इस्मान हंसते हुए इसके सामने आया। आज ना मेरी सालगिरह है ना तुम्हारी, और मैरिज एनिवर्सरी में भी वक्त है। फिर ये तुम्हें याद नहीं कि सैंडल्स और शूज़ के अलावा वहाँ क्या था? इस्मान की बात पर सोचते हुए इसने नफ़ी में सर हिलाया। उसने बेड के साइड टेबल की तरफ इशारा किया। वहाँ वो दुपट्टा था जिसमें इसने इस रात बिस्तर पर सजे फूल और पत्तियाँ लपेट कर रखे थे। वाकई इस दुपट्टे को तो भूल ही गई थी। मुझे तो याद भी नहीं था। इसने सूखी पत्तियों को हाथ लगाया। अगर तुम आज अलमारी का लास्ट खाना खोलने के लिए ना कहती तो मुझे भी याद नहीं आता। वो पलट के इसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। हमारी शादी और शादियों जैसी नहीं थी। सारी फॉर्मेलिटीज़ और रस्में रह गई थी। ये तो अंदाज़ा था कि तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया इस अचानक शादी की वजह से। लेकिन आज ये दुपट्टा देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो रात महज रस्म नहीं होती है, तुम्हारे भी अरमान और इस्मान। आमना ने दरमियान में इसकी बात काटी। शादी में अहम रस्में और फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, बल्कि फ़रीक़ैन और इनकी फैमिलीज़ की खुशी और इत्मीनान अहम होता है। इस लिहाज से हमारी शादी परफेक्ट थी, कहीं कुछ मिस नहीं हुआ था। ये तो इस वक्त मुझे इन फूलों को डस्टबिन में फेंकना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने दुपट्टे में लपेट कर रख दिया। यार, मैंने कितनी मेहनत की और तुम डांट रही हो। इसने मिस्कीन सी सूरत बनाई। इन कैंडल्स और फूलों के लिए कितना भटकना पड़ा मार्केट में, फिर ये सारा डेकोरेशन भी खुद किया, और अब तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं आया? मुख्तलिफ़ अशकाल और रंग की मोमबत्तियाँ कमरे में रोशन थीं।
عثمان نے پھولوں کو اقسام اور رنگ کے مطابق استعمال کر کے پورے کمرے میں ارینجمنٹ کیا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، سب تم نے کیا نا؟ یا اللہ، کیسی ناقدری بیوی ہے! سب خود کیا ہے میڈم۔ ہاں، یوٹیوب اور گوگل سے تھوڑی سی ہیلپ لی تھی۔ تھینک یو بولتے ہوئے اسے بے ساختہ رونا آ گیا۔ ارے رسم رخصتی ہوئی تھی تمہاری اور تم خوب روئی بھی تھیں۔ یہ سب بہت خوبصورت اور اچھا ہے، ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے رومانٹک ہو۔ سوں کے درمیان بولی۔ دیکھو پھر رو رہی ہو تم، اور ابھی تو تمہیں بہت کچھ پتہ بھی نہیں ہے، عثمان نے شرارت سے کہتے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا۔ ندا، شہبان اور سفیان کے ہنی مون سے لوٹ آنے کے بعد ان کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان کے ساتھ آمنہ اور عثمان بھی ہر جگہ مدعو تھے، کیونکہ ان کی شادی کے بعد ان کی دعوتیں نہیں ہو پائی تھی۔ سب ندا، شہبان اور سفیان اشنا کے ساتھ بقول عثمان سب انہیں بھی نپٹا رہے تھے۔ شام میں امی، خالہ، ندا اور بھابھی اس کی ٹکٹ کرنے خوشخبری لے کر آئی تھی۔ تمہاری شکل کیوں اتری ہے پھر؟ شادی کے بعد سے بلا ناغہ چہکتی ندا کو اداس دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ میں اکیلے کیسے رہوں گی اتنی دور تم سب کے بنا؟ پاگل، یاد کرو ذرا کیسے تم نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اس دن کے لیے۔ تمہیں تو آنسو بہانے کی بجائے شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ اور تم اکیلی کہاں ہو؟ وہاں تمہارے میاں جی بھی ہوں گے۔ آمنہ نے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ رونا دھونا بالکل بند، ورنہ یہ آنسو ابھی وبائی مرض کی طرح سارے گھر میں پھیل جائیں گے۔ رائیہ کمرے میں آئی۔ اس کو کیا ہوا؟ ساری عمر شہبان کے ساتھ رہنا، اس حقیقت کا درا کب ہوا ہے بی بی کو؟ آمنہ نے چھیڑ کر اس کا منہ ٹھیک کرنا چاہا۔ ہیں آپ تو ہمیشہ جھوٹ مت بولو آمنہ، ندا نے رائیہ کی بات کاٹی۔ اتنی دیر سے سسرال کے بنا شوہر کے ساتھ پردیس میں رہنے کے نقصانات گنوا کر میرا برین واش کر رہی تھی تاکہ میں شہبان کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں۔ اللہ، کیوں ایسا کر رہی ہیں آمنہ آپی آپ؟ بڑی مشکل سے تو بیچاری ندا آپی کو جانے کا چانس ملا ہے۔ رائیہ نے ایسے دردناک لہجے میں کہا کہ آمنہ اپنی ہنسی نہیں روک پائی، اور ندا بلبلا اٹھی۔ تم یہ چائے لے جاؤ، ندا نے ٹرے اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا۔ وہ دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ منگنی سے شادی کا درمیانی وقفہ میں اس قدر قابل رحم تھی، آج پتہ چلا مجھے۔ آمنہ کو پھر ہنسی آ گئی۔ اس معاملے میں سچ میں مجھے تم سے جلن ہو رہی ہے، ندا نے ایمانداری سے کہا۔ ویسے عثمان تو اس وقت تک آ جاتا ہے نا؟ آج آیا نہیں ابھی تک؟ وہ آفس میں نہیں، شہر سے باہر ہے۔ آمنہ اپنا چائے کا کپ لے کر پلٹی تو ندا بڑے پرسوچ انداز میں چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ سچ ہے، سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ اچانک یہ فلسفہ کیوں؟ اب دیکھو نا، تمہارا میکہ اور سسرال سب یہی ہیں۔ شادی کے بعد کوئی بہت بڑی تبدیلی بھی نہیں آئی، لیکن عثمان کا جاب دنوں گھر سے غائب رہتا، اور میں چند دنوں کے بیاہتا اپنے تجربے سے سمجھ سکتی ہوں کہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے۔ یہ تم ہو، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو روز اس بات پہ لڑائی تو پکا ہونی تھی۔ کمپلیمنٹ کے لیے شکریہ، اس نے سر خم کیا۔ چلو باہر سب کے پاس۔ عثمان کا شہر سے باہر جانا کہ اتنی بڑی بات ہے؟ بار بار سب کے یاد دہانی کرانے کا اثر تھا، یا پھر اس کے اندر کی روایتی بیوی جاگ گئی تھی؟ اس دن اس کا پیمانہ چھلک پڑا۔ امتحانوں کے بعد سے بڑی ممانی نے رات کے کھانے کی ذمہ داری رائیہ کے سپرد کر رکھی تھی۔ اس کی مدد کے نام پر وہ سلاد کاٹنے میں مصروف تھی جب عثمان کچن میں آیا۔ آمنہ، میرا بیگ تیار کر دینا، کل صبح جانا ہے۔ اس کا مہارت سے چلتا ہاتھ رک گیا۔ عثمان کو دیکھے بغیر ہی اس نے ہم میں جواب دیا، اور دوبارہ کھیرے کے ٹکڑے کرنے لگی۔ میں کچھ ہیلپ کروں؟ نہیں بھائی، میں بس دسترخوان لگا رہی ہوں، آپ سب کو بلا لیں۔ آمنہ کی جگہ رائیہ نے جواب دیا۔ کچن کا ڈائننگ ٹیبل بس ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ رات کے وقت گھر کے سبھی افراد وہاں موجود ہوتے تھے، اس لیے ٹیبل چھوٹا پڑتا تھا۔ وہ آمنہ کی اس طرف متوجہ ہونے، بات کرنے کی آس میں وہاں رکا رہا، مگر وہ ہونٹ بھینچے چھری چلاتی رہی۔ کھانے کے دوران بھی بس سب کی وجہ سے بیٹھی تھی، نہ ٹھیک سے کھانا کھایا، نہ ہی روز کی طرح باتیں کی۔ کھانے کے بعد وہ عثمان کی کل کی تیاری کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ اندر آئے تو بیگ بند کر کے رکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے آمنہ کو آواز دی۔ وہ فرما برداری سے بیٹھ کے کنارے پر آ کر ٹک گئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں تو؟ پھپھو کی اور گھر کی یاد آ رہی ہے؟ ابھی پرسوں ہی تو تمہارے ساتھ گئی تھی وہاں۔ پھر تم ہی بتا دو، ہوا کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ غصہ؟ وہ کیوں؟ مجھے بھی نہیں پتا، بس جب تم نے کل جانے کی بات کی مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا۔ پہلی بار تو نہیں ہے، یہ میری جاب کا حصہ ہے۔ ہاں وہی تو، تم پرسوں ہی آئے اور اتنی جلدی پھر جا رہے ہو، شاید اس لیے۔
सुना है बीवियाँ गुस्से में चीखती चिल्लाती हैं, लड़ती झगड़ती हैं। तुम्हारा गुस्सा तो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल चुप, मुकम्मल खामोशी। हाँ ना, मुझे तो तुमसे ना लड़ना आता है, ना ही गुस्सा होना आता है। वो भी सर हिलाते हुए अफसोस से बोली। आओ मैं सिखाता हूँ तुम्हें। क्या? लड़ाई? प्यार भरी लड़ाई? वो इसकी सिम झोंका। सो जाओ चुपचाप, सुबह जल्दी उठ के सफ़र पे निकलना है तुम्हें। वो इसे पीछे धकेल कर खड़ी हुई। हफ्ता भर के लिए जा रहा हूँ यार, ज़रा ज़्यादा राह नहीं दोगी? इस्मान ने इसे खींच कर दोबारा बिठाया। तुम भूल रहे हो कि मैं गुस्से में हूँ, आमना ने याद दिलाया। तो आओ फिर तुम्हें मनाऊँ। इसकी नई पेशकश पर वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस दी। इसका ये गुस्सा आने वाले दिनों में दर आने वाली तब्दीलियों की शुरुआत था। कई दिनों से वो उलझी उलझी सी थी, मगर वजह इसे समझ नहीं आ रही थी। बस यूँ लगता वो कुछ भूल रही है, कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ अधूरा सा है। लाख सोचने के बाद ना तो कुछ याद आ रहा था, ना ही इस बेकली का सबब हाथ लगा था। अम्मी की तरफ भी हफ्ता भर रह आई थी। निदा से लंबी लंबी कॉल्स करके दुनिया की बातें भी कर लीं, मगर बेकली अब भी हनूस थी। इस्मान वो हड़बड़ा कर उठी तो उसे पुकार रही थी, पसीने में भीगी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। हलक में कांटे से चुभ रहे थे। इसे ख्वाब याद आ गया। उसने फौरन उस्मान का नंबर मिलाया। हेलो आमना। उसकी नींद से बोझल परेशान सी आवाज़ कानों में पड़ते ही अंदर और बाहर का सन्नाटा ज़ाहिल होने लगा। हेलो आमना, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अम्मा तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ। अम्मा सुनती इसे अपनी गलती और इस्मान की परेशानी का इदराक हुआ। अम्मा ठीक है और बाकी सब भी। फिर इस तरह रो क्यों रही हो? उधर की तसल्ली हुई तो इसके रोने पर हैरानी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने एक बुरा ख्वाब देखा था। ऐसा क्या देखा? हम एक गार्डन में चहलकदमी कर रहे थे। मैं चलते चलते तुमसे आगे निकल गई और जब पलट कर देखा तो वहाँ ना तुम थे ना ही गार्डन, बल्कि वहाँ वीराना और सन्नाटा था। बस इतनी सी बात के लिए इतना रोना? वो हंस रहा था। इतनी सी बात? तुम कोई हॉरर मूवी देखकर सोई थी? नहीं भाई, मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ कि इसके बाद सो ना सकूं। तुम राइया को बुला लो, वो साथ रहेगी तो डर नहीं लगेगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। राइया को बुलाने और इसकी नींद ख़राब करने का इसका कोई इरादा नहीं था। इस्मान की बातें दिल में दोहराते दोहराते नींद के आगोश में चली गई। बेदार होने के बावजूद आंखें मूंदे लेटी रही। गुज़श्ता रात याद आई तो ख्वाब और इस्मान की बातों के साथ उसका लम्स भी महसूस होने लगा। उसने आंखें खोली तो सामने इस्मान का चेहरा नजर आने लगा। इसने दोबारा आंखें बंद कर ली। रात में ऐसे ख्वाब क्यों नहीं दिखते? वो बुड़बुड़ाई। ये ख्वाब नहीं है। आवाज़ के साथ इसे फिर अपने रुखसार पर इस्मान का लम्स महसूस हुआ। आमना ने पट से आंखें खोली। इस्मान। इसने उठते हुए उससे लिपटने की शदीद ख्वाहिश को नज़रअंदाज किया। तुम इस वक्त? कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी नींदें उड़ा के खुद नींद के मज़े ले रही हो। तुम तो कल आने वाले थे। बीवी आधी रात को फ़ोन करके आंसू बहाए और दूर जाने की शिकायत करे तो कौन काफिर दूर रह सकता है? तो दूर जाते ही क्यों हो? इसका लहजा शिकवा का ना था। क्योंकि तुम सबसे दूर जाना नहीं चाहती हो। मतलब? ये जॉब मैं कल छोड़ दूं? बहुत ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन इस सब के लिए मुझे शहर छोड़कर मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई या हैदराबाद जाना होगा। और जाहिर है मैं जहाँ जाऊँगा तुम्हें भी साथ जाना होगा। और मुझे याद है तुम्हारी शादी के लिए शर्त कि तुम इस शहर में सबके करीब रहना चाहती हो। तो तुम ये जॉब सिर्फ इसलिए कर रहे हो? जी जनाब। सर खम करके हल्के से झुका और आमना ने इस बार अपनी ख्वाहिश को नज़रअंदाज नहीं किया। मुझे वैसी ही वेलकम की उम्मीद थी। इसके गिर्द बाजू तंग करते हुए वो मुस्कुराया। वो और इस्मा बड़ी मुमानी और अम्मा के साथ अम्मी की तरफ आए थे। बातों के दरमियान निदा का फ़ोन आ गया। यूँ तो इसका और निदा का व्हाट्सएप पर क्या पकाया, क्या जलाया, क्या खाया वाला राब्ता था, मगर इस वक्त इसने ख़ास तौर से खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया था। निदा से बात करके इसने फ़ोन रखा ही था कि खाला भी वही नवीद सुनाने आ गई। शर्म करो, 4 महीने में निदा ने वो काम कर दिखाया जो तुम साल में भी नहीं कर सकी। भाभी ने इसे गैरत दिलाना चाहिए। अभी साल भर कहाँ हुआ? वो मिनमिनाई। अरे इस्मान, घर में टिके तो ना। बड़ी मुमानी ने खुद कलामी की थी, मगर वहाँ मौजूद सबके कानों तक उनकी बुड़बुड़ाहट पहुँच चुकी थी। क्या बात है? कुछ खास? इस्मान बाहर से कॉल सुनकर आया तो सबके खिले चेहरे देखकर पूछ बैठा। निदा की यहाँ खुशखबरी है बेटा। अम्मा ने खुशी खुशी से इत्तला दी जो इसे बिल्कुल समझ में नहीं आई। तुम जल्दी मामू कहलाओगे। इसका चेहरा पढ़कर खाला ने खुशखबरी की सहल वजाहत की। अच्छा, गुड, मुबारक हो आप सबको। कोई ज़रूरी फ़ोन था? आमना को खटका लगा था कि इस भरी महफिल में वो इन सब से खुशखबरी के मुतालबे ना शुरू कर दें, इसलिए इसने गैर ज़रूरी सा सवाल दाग दिया। हाँ, ऑफिस की तरफ से। अब सोच रहा हूँ कि तुम्हें भी साथ ही ले चलूँ। इसमें सोचने वाली क्या बात है? ले जाओ। तुम कॉन्फ्रेंस में बिजी रहोगे तो मैं क्या करूँगी वहाँ? इसका इतराज़ हाजरीन को बड़ा ग्रां गुजरा।
कॉन्फ्रेंस 2 ही दिन की है, इसके बाद मैं छुट्टी ले लूँगा कुछ दिन की। पहले ही प्लान बना चुका था। यूं वो इसके साथ महाबलेश्वर चली आई। फरवरी का महीना था, सो वहाँ सर्दियाँ अपने शबाब पर थीं। कॉन्फ्रेंस के बाद इस्मान ने मज़ीद 4 दिन की छुट्टियाँ ले ली थी और सारा वक्त एक दूसरे के लिए था। तो अब उनके पास इतनी बातें थीं कि दिन भर साथ घूमने के बाद भी अक्सर बातें करते करते सुबह हो जाती थी। अब अगले दिन इनकी वापसी थी, वो पैकिंग कर रही थी। मैं फिर कह रही हूँ, हमने किसी के लिए कुछ नहीं लिया है। और ये तुम 11वीं बार कह रही हो। तुम गिन रहे हो कितनी बार हो? गलत तो नहीं कह रही हूँ? ये तुम औरतों की मंतक मुझे समझ नहीं आती। यहाँ जो मिलता है वो लिया तो है। ये जेली, जैम, क्रश और स्ट्रॉबेरी भी कोई तोहफे हैं भला? तो बताओ, तुम्हारी पसंद वाले तहाइफ लेने अगली ट्रिप कहाँ प्लान करें? हथेली पर गाल टिकाए हुए लेटा था। अगली ट्रिप छोड़ो, वो बैग वैसे ही छोड़कर बेड तक आई। क्यों, तुमने इंजॉय नहीं किया यहाँ? बहुत इंजॉय किया। फिर तुम ये जॉब छोड़कर कोई 9 to 5 वाली जॉब देखो। उस्मान उछल कर उठ बैठा। तुम्हें सबसे दूर जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ सबसे दूर रह लूँगी, सोच लो अच्छी तरह। ये ना हो कुछ दिन बाद वापस घर जाने की जिद करो। नहीं करूँगी। मैं सोचने समझने के बाद तुमसे बात कर रही हूँ। एक बार ये शहर छोड़कर बाहर निकलें, फिर दोबारा वापस आना इतना आसान नहीं होगा। क्या तुम ये शहर छोड़ना नहीं चाहते? तुम्हें बार बार यूं दिनों बाहर रखना खलता नहीं है। इसके लहजे में शिकवा था। बेवकूफ़, तुम सबके पास रहो, इसलिए मैं अपनी बीवी से जुदाइयाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर अब नहीं। इसने दुपट्टे के साथ इसे भी अपनी तरफ खींचा। फिर तकरीबन महीना भर की भाग दौड़ के बाद वो इस्मान के साथ मुंबई मुंतकिल हो गई। अम्मा और बड़ी मुमानी इनके साथ आई थी। मुमानी को वीकेंड पर मामू लेने आ गए थे। अम्मा बमुश्किल 1 हफ्ता रुकीं, फिर इन्हें भी अदनान और अपने घर की याद सताने लगी तो असजद भाई ने लेकर आ गए। इस वीकेंड पर छोटे मामू राया और अम्मी को लेकर आने वाले थे। किचन से फारिग होकर वो बेडरूम में आई तो वो लैपटॉप पर बिजी था। वो बालकनी में आ गई। इसने अक्सर लोगों से सुना था कि मुंबई के घरों से चांद और आसमान नसीब वालों को ही नजर आता है। नसीब वाली तो खैर मैं हूँ। इसने सर उठाकर सामने फैले आसमान पर टिमटिमाते तारों और चांद को देखकर दिल में इतराफ़ किया। वो इस वक्त एक नए अजनबी शहर में इसके साथ नवी मंजिल के इस फ्लैट में थी। आमना, इस्मान काम ख़त्म करके इसे पुकारता वहीं आ गया था। आमना ने आंखें खोल ली। सामने वो खड़ा था। तुम्हें याद है हमने एक शर्त लगाई थी? शर्त कौन सी? मुझे तो नहीं याद। कुछ कुछ होता है देखते हुए। हाँ, वो तुम्हें कैसे याद आया आज? आमना ने बिल्डिंग की तरफ इशारा किया जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। इस्मान ने सर हिलाया। आमना इसके कुछ बोलने और पूछने की मुंतजिर थी। सामने वाली बिल्डिंग के अहाते की तरफ मुतवज्जा था। आमना की आवाज़ पर वो इसे देखने लगा। तुम वो शर्त जीत गए हो। उसने आंखें भींच कर जैसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो शर्त याद करने की कोशिश की। बड़े अंदाज से बोला, ज़रा वजाहत तो करो इस जुमले की। अब इतराओ मत ज़्यादा, मैं बार बार नहीं कहूँगी। बार बार कहाँ, पहले एक बार तो कह दो। लड़कियाँ अपने मुंह से इजहार करती अच्छी नहीं लगती हैं। आमना ने अपनी मंतक दलील के तौर पर पेश की। लड़कियों का मुझे नहीं पता, मगर यकीन करो मेरी बीवी मुझसे इजहार करे तो मुझे दुनिया की हसीन तरीन हस्ती लगेगी। उस्मान की चालाकी पर वो कितनी देर इसे घूरती रही। हमतन गोश बना खड़ा था। मुझे अपने मिजाजी खुदा से मोहब्बत हो गई है। वो भी पक्की थी। ऐसे नहीं, मेरा नाम सुनूंगा तभी अकल और आँख काम करेगी ना। वो करीब आया। आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। वो मुस्कुराई। ये भी चलेगा। इस्मान ने हंसते हुए इसे गले लगाया। इस्मान ने आमना के सर के नीचे से अपना बाजू निकाला और इसका सर तकिए पर रखा। कितनी देर वो गहरी नींद में डूबी आमना को देखता रहा। फिर दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आ गया। मोहब्बत खुशफहम होती है, यह हमें गलत फहमी में मुब्तला कर देती है। जहाँ तक इनके बीच खून और खलूस का रिश्ता था, आमना इसके अंदाज से, इसके चेहरे और आंखों से इसका दिल का हाल जान जाया करती थी। और दिल का रिश्ता जोड़ते क्या ये हुनर इससे छिन गया था? या फिर आमना का हुनर नहीं खोया था, बल्कि इसे खुद को छुपाने का हुनर आ गया था। आमना सब इसलिए जान जाती थी कि वो इसके सामने खुली किताब था। अजीब कशमकश थी। आमना के बदलते एहसासात का इल्म आमना से पहले इसको हो गया था। वो इसे दुख नहीं देना चाहता था और इसका गिल्ट रोज़ बरोज़ बढ़ रहा था, मगर वो इसे बता भी नहीं सकता था। जैसे जैसे आमना का बंजर दिल शादाब हो रहा था, वो अंदर बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। इस दोगली और दोहरी जिंदगी से बचने की खातिर वो शादी टालता रहा था। वो किसी अजनबी अनजान लड़की को इस दुख से बचाना चाहता था और अब अपनी अजीज दोस्त और घर भर की लाडली आमना का मुजरिम बन बैठा था। सोच और अंदाजे सिर्फ आमने की नहीं, इस्मान के भी गलत साबित हुए थे, मगर वो आमना की तरह इसका ऐलान ही नहीं कर सकता था।
वो आज भी मीरा की इस आखिरी नज़र का कैदी था। वो नज़र दिल के जिंदान से ऐसी लिपटी थी कि वो सिलाखें इसकी कोशिश के बावजूद टूटे ना टूट रही थी। वो जब भी किसी नए शहर में जाता एक नई उम्मीद बन जाती कि शायद वहाँ इसे मीरा मिल जाए और वो खुद को इन सिलाखों से आज़ाद करा सके। इससे कहे कि वो अपनी ज़ख्मी नज़र इसके दिल से हटाए ताकि दूसरी मोहब्बत भरी आंखें इसके दिल को धड़का सके, वो खुलकर सांस ले सके, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सके। आमना को टूट कर बिखरते और फिर खुद को समेटते हुए इसने बहुत करीब से देखा था और वो किसी कीमत पर इसे फिर कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। वो दो महाजों पर जंग में लगा था। इसे आमना के लिए खुद को बचाना था और आमना को खुद से। पता नहीं वो कब तक डटा रहेगा अपने खाली दिल की तलाफी के लिए। वो आमना के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो इसके बस में था। फिर ये बात इसे कोड़े की तरह लगती थी कि बिना मोहब्बत के वो सब बेमायनी था। आमना की मोहब्बत इस पर कर्ज की तरह चढ़ती जा रही थी और वो सारी उम्र इसका मकरोज नहीं रहना चाहता था। खड़े खड़े थक गया तो वो अंदर आ गया। आमना अब भी गहरी नींद में थी। इस्मान इसके पहलू में लेट गया। इतना तो इसे अंदाजा था कि इसका मीरा से कम एक बार मिलना जरूरी था। ये कहानी अंजाम को पहुंचने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि बिना कुछ कहे वो दोनों बिछड़े थे और इस कहानी को ख़त्म करना ज़रूरी था। आमना की पेशानी पर लब रखते हुए वो तय कर चुका था कि इसे जल्द से जल्द मीरा को ढूंढना है ताकि वो भी इस लड़की से मोहब्बत कर सके जिसे अपनी शिकस्त और इस्मान की जीत का इतना यकीन था कि इसने इस्मान से पूछे बिना ही अपनी हार तस्लीम कर ली थी और वो सच में जीतना चाहता था। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफिज़।